नमस्कार बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। लेक्चर नंबर 0 खत्म हो गया है और लेक्चर नंबर 1 तुम्हारे सामने है। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आ रहे हैं, क्या करें, तुम्हारा सिलेबस तो जल्दी खत्म करना है हमें। बच्चों के कमेंट्स देखे भी थे, बात हुई भी थी, तो लेक्चर नंबर 1 शुरुआत कर देते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो आज अपना लेक्चर शायद से ऑलमोस्ट 2 घंटे चलेगा, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर ज्यादा देने भी हैं, जल्दी खत्म भी करना है। इस लेक्चर ऑलमोस्ट 2 घंटे का तो चलेगा, इतना मुझे लग रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या लिखा है, रजिस्टर, इंडक्टर, इतना लिखा है। कैपेसिटर बाकी है, अगर कैपेसिटर 2 घंटे में हो गया तो कर देंगे खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो लास्ट टाइम जो किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए बताया गया था, दिखा देता हूं क्या किया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम जो किया गया है वो किया गया है मीन, एंड देन किया गया है आरएमएस, और उसके बाद किया गया है इसका रिप्रेजेंटेशन अपने एसी का। लास्ट टाइम किया गया मीन, आरएमएस और रिप्रेजेंटेशन एसी का। तो एसी का इक्वेशन पढ़ के रखे थे, वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो ये वीडियो लेक्चर डायरेक्ट देख रहा है, लेक्चर नंबर 0 देख के नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो, समझ तो आ ही जाएगा। मैं दिखा रहा हूं कि आई तुम्हारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट तुम्हारा मैक्सिमम करंट, पीक करंट या एम्पलीट्यूड करंट, ओमेगा टी कॉल्ड फेज, ओमेगा तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो मीन का फॉर्मूला आया था वो आया था आई एवरेज इज इक्वल टू 2 बाय पाई आई नॉट। ये फॉर्मूला है, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालते हो तो 2 बाय पाई सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आता है वो आता है 0.637 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, इतना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद अब आरएमएस, जब आरएमएस की बात करोगे तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा आई नॉट बाय √2, और 1/√2 सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाता है तुम्हारे पास 0.707 टाइम्स आई नॉट। ये बात है, यही बात है, इसके अलावा कुछ बात है ही नहीं। अब ये जो लास्ट टाइम किया था, सब इतना सा कुछ लास्ट टाइम किया था, तो एक बार सारी चीजें देख लो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वही तुम्हें फायदा देने वाला है आगे भी। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, शायद से पानी है कि नहीं पता नहीं, पानी नहीं था, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत। तो शुरू करते हैं भाई लेक्चर, बहुत आगे तो जाना है अपने को, तो बात शुरू करते हैं। ये हो गया तुम्हारा बेसिक वाला पार्ट। जो आज का मेन पार्ट है वो तुम्हारा शुरू होने वाला है, पहले ही करने वाले हैं बिहेवियर। सोचना नहीं सामने पे सर लिखा था ये, पहले करा रहे हो ये, क्योंकि जरूरी है। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सबकी बातें हमें पता है, फिर भी इसकी बात करेंगे। सबको 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 6, और ये थर्ड कॉलम तो बनाना है, तो ये तुम्हारा थर्ड कॉलम। सब पे नाम लिख देते हैं अलग अलग पेन से, कलर से। तो ये फर्स्ट तुम्हारा आएगा रजिस्टर, ये आया रजिस्टर। सेकेंड कॉलम में तुम्हारा नाम आएगा वो है इंडक्टर। थर्ड तुम्हारा आएगा कैपेसिटर, सुना ना, कप्पा कैपा, जो बोलना बोलो, बस कैपेसिटर है। बात करते हैं, हमें करना क्या है, बिहेवियर स्टडी करना है कि कौन सी चीज क्या करती है, कैसे करती है, क्या बिहेव करती है एसी को लेके, डीसी को लेके। अब हमें पहले पढ़ने वाले हैं एसी और डीसी को लेके। अगर डीसी करंट जानना है तो डीसी करंट ऐसे दिखता है, ये तुम्हारा डीसी है। एसी जानना तो एसी ऐसे दिखता है, ये तुम्हारा एसी है। हमें पढ़ना बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया रजिस्टर। ये रजिस्टर है, करंट इसमें आ रहा है। हमें पढ़ना है कि अगर मैं रजिस्टर में एसी करंट भेजता हूं, अल्टरनेटिंग करंट भेजता हूं, डायरेक्ट करंट भेजता हूं, तो क्या होता है, क्या बिहेवियर दिखता है। तो मैं बताऊं सच क्या होता है। अरे रजिस्टर का मेन काम क्या है, हीट बनाना। अरे करंट कोई भी हो वो तो हीट बनाएगा ही, वो तो अपोज करेगा ही, क्योंकि रेजिस्टेंस का मेन काम होता है अपोज करना, रोकना, रिटार्डेशन, रोकना, उसको ही बोलते हैं अपोजिशन। काय बोलतो आपल्या लाईफ मध्ये अडथळा आलाय, प्रॉब्लेम आले, ती प्रॉब्लेम कोण आहे, रेजिस्टन्स। मुलगी नाही रे, रेजिस्टन्स, कळलं।
वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम मेन वही होती है, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम वही होती है कि वो अपोज करता है, अपोज करता है। अब वो सोचेगा नहीं कि यार एसी को अपोज कर देता हूं, डीसी मेरा अच्छा दोस्त है, डीसी को जाने दूंगा। दोनों को अपोज करेगा, क्योंकि दोनों करंट आने के बाद वो हीट बनाएगा जरूर। मानता हूं इसमें थोड़ा हीट निग्लिजिबल है, पर वो हीट बनाएगा जरूर। तो ये दोनों को अपोज करेगा। एसी पार्शियलिटी नहीं करता, एसी दोनों को अपोज करेगा। रजिस्टर दोनों को अपोज करेगा। रजिस्टर अपोज डीसी एंड एसी बोथ, दोनों को अपोज करेगा। ये पार्शियलिटी नहीं करता, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें कि अगर इसमें जो करंट निकालने बोला, तो अगर उसने मुझे वोल्टेज निकालने बोला तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालना तो ओम्स अप्लाई करूंगा। ई नॉट लिखा, आई नॉट इंटू आर लिखा। कहा था इस टॉपिक में जो भी लिखोगे वोल्टेज वो हमेशा ई से रहेगा, ई वी से नहीं। करंट निकालना है तो करंट क्या आएगा, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर। अगर इंस्टेंटेनियस पूछा तो यह आएगा आई और यह आएगा ई बाय आर। सेम बात है, हो गया कहानी खत्म। इसके बाद जो मेन शुरू होता है वो शुरू होता है इंडक्टर। ये पार्शियलिटी नहीं करता। रजिस्टर गौ आदमी है, गौ आदमी संत आदमी है भाई, पार्शियलिटी नहीं करेगा, बिल्कुल भी अजीब काम नहीं करेगा। अजीब काम, हरामखोर वाले काम सबके सब यहाँ होते हैं, पार्शियलिटी यहाँ शुरू होती है। देखते हैं कैसे का। अब देखते हैं कि इंडक्टर दिखता कैसे है। इंडक्टर दिखता ऐसे, ये जो ड्रॉ किया गया है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारा इंडक्टर है। ये एसी बैटरी खत्म, ये प्लस ये माइनस। थोड़ा छोटा कर सकता हूं तुम्हारे लिए, काहे टेंशन ले रहे हो। ये लो, छोटा हो गया। अभी पढ़ते हैं इस बैटरी को। अब इंडक्टर में एक चीज आती है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, एल, कांस्टेंट चीज। हर एक इंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी रहती है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी, उस मटेरियल प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो जो तुम्हारा एल लिखा गया है, इस एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अजीब कलर आ गया यार, ये एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसको भूलना नहीं। बच्चों को मैं जितनी बार बताता हूं उतनी बार भूल जाते हैं। सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद अब देखना है मेरा इंडक्टर जो है वो कैसे काम करता है। इंडक्टर का मेन पर्पस क्या है, काम कैसे करता है। जो बात बोलूंगा उस बात को ध्यान सुनना। सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी पर होता ऐसे ही है। दिखाता हूं कैसे। इंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। गया ना बाउंसर। और एक बार सुनो, इंडक्टर क्या करता है, ये ऐसा डिवाइस है जो करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। अगर करंट का चेंज मतलब करंट का बढ़ना या कम होना, और उस बिहेवियर का अपोज मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो ये कम करेगा, कम होगा तो बढ़ाएगा। इंडक्टर करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। करंट अगर चेंज होगा तो इसका अपोज करेगा, करंट अगर चेंज होगा तो इसका अपोज करेगा। करंट बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा, करंट अगर कम हो रहा होगा तो कम भी नहीं होने देगा। अब ये जो अपोज कैसे करता है, वो इंडक्टर करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। कैसे करता है, एक ईएमएफ बना के। क्या बना के, ईएमएफ। क्या बनाता है मेरे भाई, ये बनाता है एक ईएमएफ। ईएमएफ का काम वही होता है जो काम वोल्टेज का होता है। ईएमएफ और वोल्टेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सेम ही है। जो ईएमएफ का फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मैंने क्या कहा था, जो ईएमएफ है कब बनता है, जब करंट चेंज होगा तब, क्योंकि इंडक्टर करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। अब ये सिर्फ एसी में दिख रहा है, एसी के लिए। अब ये एसी को अपोज कर रहा है, एसी के लिए ईएमएफ बन रहा है। सवाल किसी ने पूछा कि डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए ईएमएफ का आंसर कितना आएगा, डीसी के लिए ईएमएफ का आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये इंडक्टर एसी को तो अपोज कर रहा है। अब डीसी को अपोज करेगा कि नहीं करेगा, अगर डीसी को अपोज करेगा तो ईएमएफ बनेगा, लेकिन जब भी अपोज करेगा तो ईएमएफ बनेगा। अब ये डीसी को अपोज नहीं करता है तो ईएमएफ नहीं बनेगा, है ना। तो बताओ डीसी को अपोज करेगा कि नहीं करेगा, जरा सोचो, जरा सोचो कि डीसी को अपोज करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान सोचो। मैं बोलता हूं कि ये डीसी को भी अपोज करेगा, नहीं ना,
अरे डीसी को अपोज नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? अरे डीसी ऐसा करंट है जो चेंज ही नहीं होता, और इंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो करंट के चेंज का अपोज करता है। अगर करंट चेंज नहीं तो काय का अपोजिशन, तो काय का ईएमएफ बनेगा ही नहीं, तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो। E इज इक्वल्स टू जीरो फॉर डीसी और ये एसी, ठीक है। E इज इक्वल्स टू जीरो फॉर डीसी। चल भाई, हम लोग कहां पर थे? मैंने क्या कहा था? ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा था डीसी के लिए ईएमएफ नहीं बनेगा। देखते हैं क्यों नहीं बनेगा। देखो ना, देखो फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई क्या है? कांस्टेंट करंट, तो लिख दो कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पड़ा जीरो, तो जीरो इंटू पूरा जीरो, तो ये तुम्हारा ईएमएफ क्या बन गया? जीरो। तो इंडक्टर ने शुरू कर दिया है पार्शियलिटी वाला खेल। अब ये अपोज कर रहा है एसी को और डीसी को बोल रहा है चल निकल। उसको अपोज नहीं कर रहा है, वो उसका दोस्त निकल गया भाई, उसके लिए जान भी ऐसे तुझे अपोज नहीं करूंगा तो आराम से निकलेगा। तो यहां शुरू हो गया पार्शियलिटी वाला खेल। वो खेल ऐसा है, एसी को अपोज और डीसी को चल निकल। एसी को अपोज और डीसी को चल निकल, तुझे अपोज नहीं करूंगा, तुझे जाने दूंगा, ये सीन है। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे वाले की, कैपेसिटर की, पेपर उसको टाइपिंग करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दिखता कैसे है? तो कैपेसिटर हमने देख के रखा है, आ गया तोरा कैपेसिटर, ये तुम्हारी बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करते हैं डीसी बैटरी, देन देखते हैं एसी के लिए क्या होता है। कैपेसिटर ने सीन शुरू कर दिया है, पार्शियलिटी वाला खेल फॉलो हो रहा है इसके अंदर। पार्शियलिटी का रियल मीनिंग क्या है कि डीसी को, इस वाले केस में एसी को अपोज कर रहा है, डीसी को फ्लो होने दे रहा है। अब ये खेल यहां देखना है क्या होने वाला है, ध्यान देखें, इंटरेस्टिंग रहेगा इसके अंदर। अभी ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है, सबको बात पता है, कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है। ये आया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ आएगा चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब जानना है कि कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर करेगा, तो कब तक चार्ज स्टोर करेगा डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पे। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट तक चार्ज होगा, 12 वोल्ट का पोटेंशियल है 12 वोल्ट तक चार्ज होगा। जब तक इसका पोटेंशियल मैच नहीं होगा तब तक ये चार्ज होगा। दोनों पोटेंशियल हो गया मैच तो चार्ज होना बंद। और कैपेसिटर चार्ज होने के लिए लेता है कुछ सेकेंड लेता है चार्ज होने के लिए। उसके बाद ये कैपेसिटर चार्ज होना बंद, बकेट में एक हद तक पानी आएगा, उसके बाद पानी आने वाला बंद। इसका मतलब सर्किट में सिर्फ कुछ देर करंट रहेगा, कुछ देर मतलब सिर्फ 2 सेकेंड 1 सेकेंड, उसके बाद करंट आने वाला नहीं है। तो मतलब किसको अपोज कर रहा है? डीसी को ना। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है, वो आता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई होप सो याद होगा। तो ये है। अब इसने खेल शुरू कर दिया है, खेल पलट दिया है। अब ये डीसी को अपोज कर रहा है। डीसी को अपोज क्यों? तो खुद देखना, इनकी कुछ देर करंट चल रहा है, कुछ देर के बाद करंट गायब हो जा रहा है। गायब मतलब कैपेसिटर फुल हो गया ना, अब करंट कहां से आएगा? मैं दिखाता हूं क्यों। अगर मान लो कि मैंने यहां कोई बल्ब लगा दिया है, यहां कोई ऐसे बल्ब लगा दिया है, ये बल्ब है, बल्ब, ठीक है। अब वो बल्ब लगा है, वो बल्ब कितनी देर चलेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा हमेशा के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यार सर्किट में सिर्फ 2 सेकेंड करंट है, 2 सेकेंड तक वो बल्ब जलेगा, उसके बाद करंट बंद। कैपेसिटर क्या हो गया? पूरा चार्ज, फुल भर चुका है। अब चार्ज नहीं जाएगा तो करंट कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। तो किसको अपोज कर रहा है? डीसी को अपोज कर रहा है। समझे बात? अब जब एसी की बात करूं, चलो हम जब एसी की बात कर लेते हैं, ये लो, ये बात कर लिया एसी वाला कैपेसिटर, और ये आया एसी सोर्स। अब ये तुम्हारा पॉजिटिव मान लो नेगेटिव मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इस तरफ वाला मानो उस तरफ आना मानो, पर पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो। तो मैंने पॉजिटिव इसको माना, नेगेटिव माना। तो मुझे पता है कि जब यहां पर चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि मैं फिर से एक बार इसमें बल्ब कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट बल्ब पे आ जाते हैं, समझना आसान रहेगा। बल्ब पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा। जब करंट यहां से यहां आ रहा है तो ये बल्ब चल रहा है, कंटिन्यूसली बल्ब पे करंट मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है। अब थोड़े समय के बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा,
कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर फुल हो गया ना तो इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। तो पता होता है कि ये एसी सर्किट ऐसा होता है, ऐसा करंट सोर्स है, ये प्लस है ये माइनस है, फिर नेक्स्ट फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पहले हाफ में पॉजिटिव नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव। जैसे ये पूरा भर गया उसके बाद ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, मतलब यहां नेगेटिव भरेगा धीरे धीरे, जो पॉजिटिव बैठा उसको आंसर करेगा ना, और नेगेटिव भरेगा, नेगेटिव भरते ही यहां भर जाएगा पॉजिटिव। अब जो करंट सप्लाई यहां से आ जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव निकला है ना करंट, यहां से बाहर आएगा, फिर कैपेसिटर भरेगा, फिर पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स, फिर करंट उल्टा आ जाएगा, फिर कैपेसिटर भरेगा, फिर पोलैरिटी क्या आएगी, रिवर्स, फिर कैपेसिटर भरेगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स। तो इस केस में करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आते जा रहा है। अब बल्ब चलता रहेगा, क्योंकि बल्ब को क्या फर्क पड़ रहा है करंट आगे से आ रहा है कि पीछे से आ रहा है, बस करंट आने से मतलब है भाई, करंट आने दे। करंट आ रहा है तो क्या दिक्कत है, तो ये एसी को अपोज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, बल्ब जल रहा है मेरे भाई। तो इसने भी शुरू कर दिया है पार्शियलिटी, पर एग्जैक्टली अब भाई का रूल बदल दिया गया है। अब ये डीसी को अपोज कर रहा है और एसी को बोल रहा है चल निकल। डन, इतना तुम्हारा बिहेवियर है। बिहेवियर में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। रजिस्टर पार्शियलिटी नहीं करता, इंडक्टर पार्शियलिटी करता है। इंडक्टर पार्शियलिटी इस तरीके से करता है कि वो एसी को अपोज करता है, डीसी को अपोज नहीं करता। इंडक्टर जब अपोज करता है तो वो खुद का ईएमएफ बनाता है। फॉर्मूला क्या है, E = माइनस LdI/dt। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर एग्जैक्टली उल्टा, ये डीसी को अपोज करता है और एसी को फ्लो होने देता है। कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा, सर एक शॉर्टकट ट्रिक दो याद करने के लिए, आसान याद हो जाए। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो याद करना मुश्किल नहीं है, देख लो याद करना मुश्किल नहीं है। तुम्हें पता है डीसी ऐसे होता है और एसी ऐसे होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ ट्रिक बताने के बाद सोचना नहीं कि सर ये ऐसे होता है क्या, ऐसे होता नहीं है, बस वो याद करने के लिए बताया है। तो ये ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारा कैपेसिटर, ये ड्रॉ कर दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर डीसी को अपोज करता है और एसी को फ्लो में देता है, दिखा होगा, डीसी को अपोज करता है और एसी को फ्लो में देता है। चल निकल लिखा ना। तो मान लेते हैं कि यहां से कोई तो करंट आने वाला है, ये डीसी है ये एसी है। जब डीसी यहां से आना चाहेगा तो जा नहीं पाएगा, डीसी यहां से आना चाहेगा तो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, अरे खड्डा आ गया ना बीच में, कैसे आएगा, नहीं जा पाएगा, इसलिए डीसी को अपोज कर दिया। जब एसी आएगा तो एसी निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा ना, तो एसी को फ्लो होने दे रहा है, डीसी को अपोज कर रहा है। सेम काम गो फॉर इंडक्टर। तो ये मान लो इंडक्टर है, ये तुम्हारा एसी था, ये तुम्हारा डीसी था। जब इंडक्टर की बात करोगे तो खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसके बीच में फोकल गैप रहेगा, तो यहां से तुम्हारा एसी निकल जाएगा और डीसी निकल जाएगा और एसी यहां उलझ जाएगा। तो इंडक्टर डीसी को जाने दे रहा है, एसी को अपोज कर रहा है। हो गया याद, खड्डा आ गया, डीसी जा नहीं पाया, एसी जमा के चला गया। इंडक्टर में डीसी का पूरा गैप था, डीसी निकल गया और एसी उलझ गया। यही सीन था। आई होप सीन समझ गया है। इसके बाद का जो मेन अपना खेल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, वो है तुम्हारा फेजर। क्या है, फेजर। फेजर की डायग्राम बनती है, फेजर की डायग्राम बनानी पड़ती है, तो डायग्राम पे फोकस करते हैं। आखिर फेजर क्या है समझना पड़ेगा पहले। फेजर का रियल मीनिंग होता है वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर। फेजर कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो घूम रहा है, ऐसा वेक्टर जो घूम रहा है। और ऐसी चीज जो साइन कॉस के हिसाब से बदल रही है उसको मैं फेजर के टर्म्स में ड्रॉ कर सकता हूं। ये जो चीज है साइन कोसाइन कर्व, इन चीजों को मैं वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। साइन कॉस को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका वो था फेजर, रोटेटिंग वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो घूम रहा होता है। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं रेफरेंस सर्कल मेथड में। अगर रॉड घूम रहा होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा। तो यही वही था, सो याद है ना प्रोजेक्शन, शैडो लेते थे, शैडो की बात करते थे, शैडो ऊपर से मूव हो रही है और रॉड घूम रहा है, तो वो भी एक ही तरह का वही होता है। अगर तुम्हें लिख के दिखाऊं तो ऐसे, फेजर 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 इज अ रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। अगर दिखाते हैं कैसे, तो ये तुम्हारा एक चीज है,
ठीक है। अभी तुम्हारा करंट का इक्वेशन है, ये तुम्हारा करंट का साइन कर्व है। अब खुद देख रहे होगे कि इसमें अगर मैं बात करता हूं, फेजर ड्रॉ करता हूं, तो शुरुआत यहां से करते हैं। अभी करंट का जो पहला फेजर, अगर मान लो करंट तुम्हारा स्टार्टिंग यहां से कर रहे हो तो ये इतना कम रहेगा, थोड़ा करंट बढ़ेगा तो फेजर कहीं यहां आएगा, है ना। तो करंट फेजर बढ़ेगा, देखा ना, पॉइंट बढ़ेगा उसका। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आएगा तो करंट थोड़ा और बढ़ेगा, फिर कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। तो इस घूमने वाले वेक्टर को ही बोलते हैं फेजर। ये हमने सेम काम किया था रेफरेंस सर्कल मेथड में, इसलिए मैं इतना डीप पे नहीं जा रहा हूं। वो तुम्हें बस फेजर पूछेगा, डेफिनेशन क्या है वही पूछेगा। फेजर क्या होता है? रोटेटिंग वेक्टर। क्या होता है? रोटेटिंग वेक्टर, इतना याद रखना। और ये होता तो वेक्टर है, इसको ड्रॉ ऐसे ही करते हैं। पर सवाल मेन आता है कि फेजर का मेन पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, दिखाते हैं क्यों या यूज क्या है इसका। अगर फेजर, कोई भी फेजर ड्रॉ करना है, फेजर मान लेते हैं कि फेजर मतलब वेक्टर है, वेक्टर। तो वेक्टर मतलब ऐसा होता है, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक टेल एक हेड। क्या होता है? टेल एक हेड। तो मुझे टेल और हेड ड्रॉ करना होता है। सबको पता होता है कि वेक्टर को ड्रॉ करने के उसका टेल हमेशा रहता है, कहां रहता है? ओरिजिन पे। तो इसके टेल कहां आ गई? ओरिजिन पे। अब मेन सवाल है कि हेड कहां बनाऊं। तो हेड फिलहाल को जहां मर्जी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैंने हेड यहां बना दिया कुछ तो एंगल पे, ठीक है, उस एंगल बना दिया। अब एंगल डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल के एंगल की बात नहीं करते, कुछ एंगल है, मान लो थीटा ही है, कितना है? थीटा, ठीक है। अब वेक्टर पे कुछ लिखना होगा, ये किसी चीज का अगर वेक्टर है तो कुछ लिखना होगा। अब ये वेक्टर यहां आया है, किसी का वेक्टर शायद से यहां आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे एंगल हमेशा कहां से काउंट करना है? विथ हॉरिजॉन्टल। कहां से काउंट करना है? विथ हॉरिजॉन्टल। इतनी बात याद रखना। उसके बाद अगर फेजर पे कुछ लिखना होता है, तो लिखना क्या होता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये करंट का फेजर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट। अगर ये वोल्टेज का है तो इसका क्या आएगा? ई नॉट। ये तुम्हारा फेजर का मेन होता है। लिखता हूं, एरो ऑफ फेजर, एरो ऑफ फेजर रिप्रेजेंट्स maximum value of that component, maximum value of that phasor, ठीक है। वोल्टेज का है तो वोल्टेज की मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अगर इस वोल्टेज को रिजॉल्व करूंगा और रिजॉल्व करके इसका वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा, उसे मैं लूंगा वर्टिकल। हाथ रखा, ओपन किया, ये आया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। रिजॉल्व करते ये हॉरिजॉन्टल कॉस आएगा, वर्टिकल क्या आएगा? साइन। तो ये आ गया ए नॉट साइन थीटा, और ये आ गया मान लो तुम्हारा वर्टिकल ना, इसका हाथ हॉरिजॉन्टल इस तरफ, वर्टिकल इस तरफ, ये आई नॉट कॉस थीटा। तो किसी भी फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, कॉस लिख दिया, इसको साइन था ये, किसी भी फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट वो उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होगा। देखो ना, थीटा के लिए ओमेगा टू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। वही किसी भी फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर गिव्स इंस्टेंटेनियस, कहा था ना, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फेजर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फेजर। ये है, ये तुम्हारे फेजर की हिस्ट्री है। इतना तुम्हारा फेजर है, तुम्हें आगे फेजर के डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो मैंने जो फेजर इंपॉर्टेंस कहा था ना, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभार उसको सिर्फ डायग्राम बनाने आती है, सिर्फ डायग्राम के 1.5 से लेके 1 मार्क्स मिलता है। सिर्फ डायग्राम बोलेगा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर रजिस्टर, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर, है ना। सबके लिए बोलेगा, तो सिर्फ डायग्राम के 1.5 मार्क्स मिलते हैं, और डायग्राम बहुत बहुत हलवा है, देखी तो रहे हो, है ना। तो इसकी बात शुरू करते हैं। जो आज का अपना मेन टॉपिक है, जो तुम्हारा मेन टॉपिक शुरू होगा, ये शुरू होगा यहां से। रजिस्टर, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर तुम्हें याद है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ओनली रजिस्टर, सिर्फ इसे कनेक्ट किया गया, रजिस्टर कनेक्ट किया गया है। उसके बाद ओनली इंडक्टर, फिर ओनली कैपेसिटर। तो पहले क्या पढ़ना है?
ओनली रजिस्टर। तो मेरे पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, उसको कनेक्ट किससे करेंगे, सिर्फ कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर से, और क्या होगा वो चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेम। गेम स्टार्ट। तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ओनली रजिस्टर, सिर्फ कनेक्ट किया गया रजिस्टर से। तो मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया, क्योंकि तुम्हारे पास वोल्टेज के दो सोर्स होते हैं, एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स। दिखाता हूं एक एक बातें जो होती है बातें लिख के दिखाता हूं, घबरा मत। इसके डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक चीज कॉपी करके ये एक चीज, ठीक है। सोर्स, बीच में आ गया तुम्हारा एक रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर आर। डिपेंड कर रहा है तुम लोग यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हो, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स लोगे तो यहाँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। करंट सोर्स लोगे तो यहाँ आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से करंट लिखा गया है तो ये करंट सोर्स, अगर यहाँ E लिखा गया है तो ये होगा वोल्टेज सोर्स। सिर्फ इतना सा टेंशन इसमें होता है, और कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले रहा हूं तुम्हारे पास जो मेन ले रहा हूं चीज, वो ले रहा हूं वोल्टेज सोर्स। ये जरूरी क्यों है, जो अजम्पशन लेना वो जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अजम्पशन तुम लोगे उसकी उल्टी चीज फाइंड करनी पड़ती है। तो यहां लिखा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब तुम्हें अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एज्यूम कर लिया है उसको, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना पड़ेगा, और करंट और वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड में। जो चीज एज्यूम करोगे उसका उल्टा निकालना पड़ेगा। करंट लो वोल्टेज निकालो, वोल्टेज लो करंट निकालो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे हाथ में जो लिबर्टी है वो करना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एडवाइस फॉलो करो तो जो वोल्टेज बुक में दिया वैसे ही करना, पर करके देखा गया है बहुत बार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आता है। करते हैं। कंसिडर अ रजिस्टर, consider R resistance connected with AC voltage source, ठीक है। we have to find instantaneous, यहां लिखता हूं we have to find करंट। क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। कहा था जो चीज मानो उसको उल्टा मानोगे। तो करंट फाइंड करना है तो मुझे ओम्स लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डिफाइन करना है। मेरे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो क्या करूंगा, ओम्स लॉ करूंगा, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा, E इज इक्वल टू IR। तो लिख देते हैं पहले E इज इक्वल टू IR, we have to find I, then we use I is equals to E by R। यहां बहुत आसानी से करंट मिल रहा है तो खुश मत होना, इतने आसान से करंट मिलेगा, यहां आसानी से मिल गया है, इंडक्टर में समझेगा तुम लोग को। I is equals to E by R, कोई दिक्कत। अभी I लिख दिया, E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय R। मुझे देख के बताओ ये E नॉट बाय R क्या होगा, E नॉट बाय R क्या होगा। E नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो। अरे मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट। कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट, क्योंकि वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा आएगा I नॉट। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया करंट का इक्वेशन।
ध्यान से इक्वेशन कंपेयर करना होता है। यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी साइन चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है, अपोजिट चीजों का नहीं होता। मोबाइल फोन और ईयरफोन्स का कंपैरिजन नहीं होता कभी, है ना, समझे। मोबाइल फोन के लिए वो मोबाइल फोन ही चाहिए होता, समझे, वही सीन है। तो कंपैरिजन करने के लिए अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन चाहिए। कभी एक बार कॉस मिलता है तो कॉस को गायब करके क्या बनाना पड़ता है, साइन, तो बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन होता नहीं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन तुम्हारे पास आ गए हैं। इससे पहले एक प्रॉपर्टी करना हो, आर डालना हमेशा, डालना एडिंग रेजिस्टेंस। क्या एडिंग डालना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाल दो ना, देखो ना, ई नॉट बाय आर इज इक्वल्स टू आई नॉट। ये हैबिट डालना, क्योंकि हर यही स्टेप टिपिकल स्टेप फॉलो होगा, चेंज होगा नहीं। वोल्टेज अज्यूम करेंगे, करंट ढूंढेंगे, ये स्टेप रहेगी जरूर। आई नॉट को नीचे भेज दिया तो ये आ गया ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू आर। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला रजिस्टर का, जो तुम्हें पता होता है ऑलरेडी। ठीक है, अब खेल खत्म है। अब तुम्हारा मेन खेल शुरू होता है फेजर और वेवफॉर्म। क्या शुरू होता है, फेजर और वेवफॉर्म डायग्राम। टेंशन मत लो, बताऊंगा वेवफॉर्म क्या है, बस फेजर सुन लो ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा पास लूं क्या इसको, चल थोड़ा पास काफी है। चल स्टार्ट हो गया। अभी जो जो वोल्टेज और करंट में दिख रहा है वो ध्यान से लिखते हैं। वोल्टेज का फेज कितना है वो लिखते हैं, करंट का फेज कितना है वो लिखते हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो देख के बताओ, वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, है ना, चलेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज, दोनों का फेज क्या है, सेम। फेज सेम का मतलब पता है क्या होता है, एंगल सेम। जिस एंगल पे करंट जीरो आएगा उसी एंगल पे वोल्टेज भी जीरो आएगा। जिस एंगल पे करंट मैक्सिमम आएगा उसी एंगल पे वोल्टेज भी मैक्सिमम आएगा। तो यहां पे बहुत बड़ी बात है, लिखना पड़ेगा, इन रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट are in resistor voltage and current are in phase, therefore phase difference between, थोड़ा अलग अलग लिखना चाहिए तो साथ में कंबाइन लिख दिया मैंने ये, therefore phase difference between voltage ये क्या आ गया, ओह माय गुडनेस। चलो ठीक है, वहां तक जाना ही नहीं अपने को। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आर इज जीरो। अरे जीरो है ना, क्योंकि ये भी 30 और ये भी 30, तो 30 से कितना होगा, जीरो। समझ, अभी खत्म कहानी। अब ड्रॉ करना है तुम्हारा वेव फॉर्म डायग्राम। तो यहां आएगी तुम्हारी वेव फॉर्म डायग्राम, इससे लिख के देखें। चलो ध्यान दो, वेव फॉर्म डायग्राम। वेव फॉर्म मतलब बस वेव बनानी है। इस जितना बोर्ड पे रहेगा ना उतनी चीजों के तुम्हें 3 मार्क्स मिलते हैं, तो बहुत खुशी वाली बात है। कम लिख के ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। लिखना बहुत कम है और मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। तो वही खेल यहां समझेंगे हम लोग। चलो ये आया, ये तुम्हारा वोल्टेज और करंट रहेगा। वोल्टेज सबसे क्या रहेगा, वोल्टेज
और करंट, यहाँ रहेगा वोल्टेज और करंट, ठीक है। और ये तुम्हारा रहेगा फेज वाला काम, ये 0 है। अगर फेज ड्रॉ करना है तो ये तुम्हारा होगा बेसिकली π/2, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये तुम्हारा 2π, और ये लाइन को मैंने कर दिया आगे एक्सटेंड, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट हो जा, हो गई स्ट्रेट, चिपका। ठीक, और ये तुम्हारा फेस हो गया 5π/2 और ये तुम्हारा लास्ट वाला एक्सेस एरो बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लॉट किसको करना है, वोल्टेज या करंट को, वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। सबसे पहले प्लॉट करते हैं हम लोग, जो चीज एज्यूम करते हैं उसको, हाजिर तो वजीर, जो पहले आएगा उसको पहले दर्जा में ले जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में पूछा जाएगा सवाल। पता है ना कि मून पे पहला कदम किसने रखा, जो पहला है उसको याद रखेंगे, सेकेंड है उसको याद कौन रखता है, रखते हो क्या, रखना पड़ता है। हमारे लिए कोई सेकेंड लास्ट नहीं है, सब कुछ सेम ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्लॉट करना है वोल्टेज को, ठीक है। फेज की बात करनी है, फेज, तो ये फेज कितना है ओमेगा टी, पहले 0, तो फेज 0 दिख रहा ना, ये 0 है, ये फेज की एक्सिस ही है, ठीक है। फेज या टाइम जो तुम मान सको मान लो, फेज मानो या टाइम मानो, एक ही बात है, एक ही बात, ठीक है। उसके बाद पहले 0 है, अब 0 पे 0 ही होता है, अब π/2 पे साइन होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम के लिए टच करना है तो मैं टच करता हूं इस लाइन को, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया π/2 पे मैक्सिमम। उसके बाद साइन 90, साइन 180 0, फिर तुम्हारे पास टच होगा वोल्टेज का मैक्सिमम। अब वोल्टेज का मैक्सिमम कितने पे, 3/2 पे, फिर 0, फिर मैक्सिमम, है ना। तो सारे पॉइंट को जोड़ दो, जो तुम्हारा बनेगा वो रहेगा वोल्टेज का फेजर। ये आ गया इस पॉइंट पे, ये शुरू, ये जो ड्रॉ किया गया वोल्टेज का फेजर। अब ड्रॉ करना है करंट का। अब करंट का फेज कितना है, चेक करो, करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी है, सेम ही फेज है। तो जिस पॉइंट से वोल्टेज गया है उसी पॉइंट से करंट भी जाएगा, ग्रीन कलर से नहीं, अलग कलर से। ये आ गया करंट वाला, ठीक है। अगर आगे जोड़ना है इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हो, ये जोड़ दो, वोल्टेज को भी जोड़ दो, जोड़ दोगे तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब बच्चों के मन में दो सवाल अजीब से आ रहे हैं। जो येलो कलर का बनाया गया वो करंट बनाया गया, क्या बनाया गया, करंट। क्या तुम्हारे लिख के देना पड़ेगा, जो येलो वाला है वो तुम्हारे लिए करंट है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, I0। तुम्हारे लिए ऑरेंज वाला बनाया गया है वो तुम्हारा वोल्टेज है, तो ये तुम्हारी जो लाइन बनेगी ये तुम्हारा वोल्टेज है, वो है E0। येलो वाली जो लाइन बनाई गई है 3π/2 वाला हिस्सा, ये तुम्हारा करंट है, और ये जो हिस्सा बनाया गया है ये तुम्हारा वोल्टेज है, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया फेजर। जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर दोनों भी अगर इन फेज है, दोनों भी इन फेज है अगर, तो फिर वोल्टेज ऊपर करंट नीचे क्यों, चिपका क्यों नहीं बना दिया ऐसे, क्यों नहीं बनाया, नहीं बनाया, बनाना भी नहीं, क्यों, वोल्टेज हमेशा बड़ा रहेगा, करंट में छोटा रहेगा, क्यों, E0/R = करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस मान लो वोल्टेज 20 है, रेजिस्टेंस 2 भी हो गया, करंट 10 हो जाएगा। तो वोल्टेज करंट से हमेशा बड़ा रहेगा, करंट वोल्टेज से कोई बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस। अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो बात अलग है, वो देखो ना ओम्स लॉ, वोल्टेज क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दोनों सेम थोड़ी है, बड़े छोटे हैं, इससे वोल्टेज बड़ा है करंट छोटा है, वही है। अब ये हो गया वेवफॉर्म, अब शुरू होगा फेजर वाला खेल। अब फेजर तुम्हें ऑलरेडी आता है, क्योंकि हम लोग फेजर पढ़ के आए हैं, अरे पढ़ के आए हैं भाई, अच्छी पढ़ के आए, तुम पढ़ के सुनो, मैंने दिखाया दिया तुम लोग को, मैंने वही फेजर वाला केस है, वही फेजर है तुम्हारे लिए, वही फेजर तुम्हें ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लोगे मुझे पता है। देखते हैं फेजर, चलो फेजर का तो पहले कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक लाइन, ये एक और ये एक,
कलर मुझे शायद से ग्रीन नहीं चाहिए इस बार, तो कलर चेंज करने का मन है मेरा, तो कलर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, वो दूसरा जा रहा है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम से हो रही है, ठीक है। पहले प्लॉट करना वोल्टेज को, वोल्टेज को प्लॉट करना। तो वोल्टेज को प्लॉट करने के लिए वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा टी। पर ओमेगा टी कितना मानूं, 0, 90, 180, 270 किसमें, क्योंकि एरो डालना है मुझे, एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहां डालूं। तो जो ओमेगा टी है हम लोग ऑलवेज अज्यूम करते हैं ओमेगा टी इज लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री। क्या अज्यूम करते हैं, ओमेगा टी कितना रहेगा, लेस देन 90 रहेगा। अगर लेस देन 90 तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट तुम्हारा प्लॉट होगा वोल्टेज, तो ये तुम्हारा प्लॉट हो गया वोल्टेज। तो ये तुम्हारा प्लॉट हो गया वोल्टेज। और कितने फेज पे ड्रॉ, थोड़ा अजीब दिख रहा है शायद से एंगल, ये ध्यान से ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ हो गया वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्रॉ हो गया। जो वोल्टेज का फेज ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉ कर दिया गया है ओमेगा टी पे। कितने पे, ओमेगा टी पे। एंगल हमेशा कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं करते हैं। अगर लिखना है तो बाद में लिखते हैं, पर फिलहाल के लिए रुक जाओ, ये तो थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो वो लिखने के बाद हम लोग ट्राई कर, चलो तेरे पीछे लिख देंगे, तेरे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओमेगा टी अब ये आया वोल्टेज का, तो उसके एरो पे लिखना पड़ेगा। तो एरो पे क्या आएगा, ई नॉट, कहा था ना, फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ करेंगे करंट का। अब करंट कितना है, आई नॉट ड्रॉ होगा, पर फेज कितना, सेम फेज है, तो करंट क्या चढ़ेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा। तो ये ड्रॉ हो गया इसके ऊपर करंट, करंट इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। करंट इसके ऊपर आएगा, तो करंट इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा। हाँ, दैट्स बेटर, ये तुम्हारा करंट आ गया। अब करंट पे क्या आएगा, आई नॉट, फेज सेम, फेज सेम। अब मुझे पता है किसी भी फेजर क्या लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट, क्या लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आ गया इस फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट। और दिख रहा है किसी भी फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या देता है हमें, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो ये तुम्हारा लिए पिंक कलर, तो पिंक कलर ही करना चाहिए ना, अब होगा नहीं, छोड़ो जाने दो, ठीक है। मान लो यार पिंक कलर से मान लो, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये आया उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे, ये आया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका नाम तुम्हें पता होगा, ये आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आ गया तुम्हारा ई। और करंट का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा तुम्हारा करंट का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और करंट का वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो उसका कंपोनेंट यहां बनेगा, इसके ऊपर ही बनेगा। और ये रहेगा इसका इंसिडेंस वैल्यू। तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो लिखना क्या था, यहाँ पे क्या लिखना था, फेजर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर, ऑफ फेजर gives instantaneous value, instantaneous value, ठीक है। ये यहां तक खत्म। इतना जितना बोर्ड पे दिख रहा है इतना में खुशी खुशी 3 मार्क्स देगा, खुशी खुशी 3 मार्क्स, इतना करने का बस। पर ये जो रजिस्टर का किया है सेम काम तुम्हें करना होता है इंडक्टर का, सेम काम करना है इंडक्टर के लिए, सेम काम करना है कैपेसिटर के लिए, सेम थोड़ा सा उल्टा काम करना है एलसीआर के लिए। तो यार इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है, तो ले लो, ले लिया, चलो ले लिया है। अब शुरू करते हैं तुम्हारा इंडक्टर। क्या शुरू करना है, इंडक्टर। तो इंडक्टर की बात करने से पहले तुम्हें इंडक्टर पता होना चाहिए कि इंडक्टर आखिर होता क्या है, पता होना चाहिए। और आई होप सो सबको इंडक्टर पता होगा। तो देखता हूँ इंडक्टर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ इंडक्टर क्या होता है, टेंशन मत लो। इंडक्टर की बात करते हैं। तो यहां अभी जो टॉपिक का नाम आएगा वो आएगा एसी वोल्टेज,
AC voltage applied to only इंडक्टर। क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर। जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया मैंने, किससे अप्लाई किया? सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया गया इंडक्टर से, इसके अलावा किसी से अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, अब इंडक्टर ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना है, पुट करके काम खत्म करना है। तो ये आएगा तुम्हारा इंडक्टर के डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने कहा था कि सिंपल लॉजिक रखेंगे, स्ट्रेट लाइन थोड़ा छोटा बना देते हैं, कॉपी करके इस कोने में, और इसके बीच में तुम्हारा आएगा इंडक्टर। तो ये आ गया एक फर्स्ट लाइन, ये तुम्हारा इंडक्टर कॉइल ड्रॉ, ये तुम्हारा बीच वाला पोर्शन खत्म। थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लंबा ज्यादा हो गया, लो थोड़ा मोटा चलेगा पर ठीक है, इतना काफी है। तो ये तुम्हारा आ गया इंडक्टर वाला पार्ट, ये आ गया इंडक्टर वाला पार्ट, ये भी आ गया इंडक्टर वाला पार्ट, और इसका सेल्फ इंडक्शन L। और जितना भी लिखा है थ्योरी में डाल दो, जितना लिखा होता थ्योरी में डाल दो, तुम्हारी हैबिट डालो ऐसे ही, तुम्हारे अच्छा तो रहेगी वो। कंसिडर इंडक्टर, कंसिडर इंडक्टर consider an inductor of self induction L connected with AC voltage source. We have to find, हमने कहा था, लिखा है आगे वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स लिख रहा हूं तो वोल्टेज सोर्स ही यहां लिखूंगा, तो ये आएगा E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। वी हैव टू फाइंड द instantaneous इक्वेशन ऑफ करंट। इनके अगर वोल्टेज लिखा है तो क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। चमक रहा है अभी करंट। डन। इसके बाद का मेन खेल शुरू करते हैं। अब शुरू यहां से करना पड़ेगा, वो शुरू करते हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडक्टर अपोज करंट्स एंड प्रोड्यूस ईएमएफ। इंडक्टर ये आर लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे पता नहीं। इंडक्टर अपोज करंट, इंडक्टर अपोज करंट एंड प्रोड्यूस इंडक्टर अपोज चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर अपोज चेंज ऑफ करंट, change of current and produce EMF, फॉर्मूला E का -L/di/dt। चलो, आई होप सो इतनी बातें सॉर्ट आउट है, तुम्हारी इतनी बातें क्लियर तरीके से हो चुकी हैं। अब यहां से शुरू करते हैं खेल अपना। ठीक, चल यार, थोड़ा सा लग रहा है कि थ्योरी लिखी है, मार्कर भी चमक रहा है, तो बढ़िया सा हो गया है। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा ड्यूरेशन बड़ा है और मजेदार भी है। ठीक है, अपोज तो कर रहा है, तो निकालना क्या है? क्या निकालना है? करंट। अब करंट के लिए तुम्हारे पास वोल्टेज दिया गया और करंट ढूंढना है। रजिस्टर में आराम से मिल गया था, यहाँ मिलेगा नहीं। दिखाते हैं क्यों।
मैंने वहां पे बात अधूरी बताई थी इंडक्टर को लेकर, पूरी बात बता रहा हूँ। इंडक्टर ये ऐसा डिवाइस है जो करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। अब मुझे बताओ करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज कैसे करता है? ईएमएफ बना के। ईएमएफ मतलब क्या पता है? बैटरी। जैसे करंट बढ़ेगा ना, उसको बढ़ने देगा नहीं, खुद चार्ज होगा। और करंट अगर कम भी हो रहा है ना, तो कम होने देगा नहीं, जो चार्ज खुद ने स्टोर किया था ना, आगे दे देगा। समझे? बढ़ेगा तो बढ़ने देगा नहीं, खुद चार्ज होगा। कम होगा तो कम भी होने देगा नहीं, क्या करेगा? जो चार्ज स्टोर किया सप्लाई कर देगा। तो इंडक्टर करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है। और तुम्हें शायद से पता होना चाहिए कि सेम टाइप की चीजें सेम चीजों को अपोज करेंगी। वोल्टेज वोल्टेज को करता है और करंट करंट को करता है। तो जो ईएमएफ बन रहा है ना, वो करंट को अपोज करता है ऐसा लगता है, पर वो इंडक्टर जो ईएमएफ बनता है वापस करेगा वोल्टेज को। क्यों? इंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो करंट के चेंज को अपोज करता है, करंट के चेंज को। तो किसको अपोज करेगा? वोल्टेज को। क्यों? करंट चेंज हो रहा है। क्यों? तुम्हारा वोल्टेज चेंज हो रहा है इसलिए। अगर करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो जो ईएमएफ बनेगा वो अपोज करेगा किसको? वोल्टेज को। अगर ऐसा बोलना भी गलत नहीं है कि जो इंडक्टर है वो वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, बस अब बोलते नहीं है, क्योंकि करंट का चेंज ही राइट लगता है। समझे? सेम टाइप की चीजें सेम चीजों को अपोज करेगी। अगर ये ईएमएफ एक वोल्टेज है तो वो वोल्टेज को ही अपोज कर सकता है, करंट को अपोज नहीं कर सकता। तो यहां लिख सकता हूं तुम्हारे लिए मैं, वोल्टेज ईएमएफ अपोज वोल्टेज। तो अगर दोनों अपोज है मतलब साइन नेगेटिव कहां ना कहां तो आएगा। तो मैंने लिख दिया इसका ईएमएफ ई और ये लिखा माइनस साइन, और ये प्रोड्यूस हुआ इसका वोल्टेज ई और ये लिखा माइनस साइन उसका ईएमएफ। माइनस साइन क्यों लिखा है? क्योंकि वो अपोज है। तुम्हें चाहिए हिंट तो यहां लिख लेता हूं तुम्हारे लिए कि माइनस साइन क्या दिखा रहा है? अपोज। चलो ट्विस्ट खत्म है। अब पूरा तुम्हारा पुट करते जाना है। तो ये आ गया E इज इक्वल्स टू, माइनस ऑलरेडी बाहर था, ये माइनस और पूरा E की वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी। पुट कर दी। इसके बाद खेल शुरू करने से पहले खेल को यहाँ लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि जीतना है तो यार खेलना पड़ेगा। डी आई बाई डी टी, तो ये हो गया पॉजिटिव में, ये दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये आ गया एल डी आई बाई डी टी। सॉर्ट आउट है ना? निकालना क्या? करंट। तो करंट को एक तरफ डालो, बाकी सब एक तरफ भेज दो। तो ये डी टी एल एल मल्टीप्लाई में, यहां आने के बाद डिवाइड में, तो ये आ गया एल बाय आई डी आई बाई डी टी। डी आई को यहीं रखा, डी टी को यहां भेज दिया। तो ये आ गया ई बाय एल और ये आ गया डी टी। ये तुम्हारा बन गया डी आई। ध्यान से इसको अरेंज करो। ये लिख दिया डी आई और ये हो गया ई बाय एल डी टी। मैंने एक स्टेप की, समझ में आया? इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया, समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, उल्टा लिखा है बस। ठीक है? ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दो। तो ये आ गया डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल और ये तुम्हारा डी टी। आई होप तो दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे पास रास्ता है एक, ये है टी। बस दिख रहा है। ठीक है? अब बड़ा है, अब टेंशन मतलब अब बड़ा बड़ा ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे डी आई मिला है। क्या मिला है? डी आई। अब मेरे पास डी आई है, मुझे निकालना क्या है? आई निकालना है। अगर डी आई है, आई निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ना। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे? डालना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यहां डाल दिया फॉर टोटल करंट इंटीग्रेट डी आई, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी और ये तुम्हारा डी टी। अब इस तरफ भी एक लाइन मार के रखता हूं कि उस जरूरत पड़ेगी लाइन की अपने को। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूं। चलो अरेंज हो गया, तो टेढ़ा लग रहा है। चलो दैट्स बेटर। चलो डन है। इसके बाद इंटीग्रेशन डी आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है,
ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एल क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, फिर ओमेगा इस बार भी नहीं निकलेगा। तो ये क्या आ गया, ई नॉट बाय एल ही बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी है ना। इसके बाद अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, आई होप सो सबको ये बात पता होगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अब तक सीख के आ गए हैं, वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आ गया, कुछ लिमिट तो है नहीं, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पर एक मिस्टेक अभी भी यहां हो रही है, वो तुम्हारा होता है कांस्टेंट से डिवाइड। क्या था, कांस्टेंट से डिवाइड। तो ये बन गया बादल, ये कलर चेंज, ये लिखा कांस्टेंट। तीसरी बार हो रहा है ये, तीसरी बार। लास्ट लेक्चर में 2 बार दिखाया था, आज के दिन में पहली बार, तीसरी बार हो रहा है ये कांस्टेंट से डिवाइड। तो ये कांस्टेंट का तुम्हारा ओमेगा रह गया, तो ओमेगा चिपका दिया, ठीक है। एक सवाल बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, बच्चे को मन में अजीब सा सवाल वो आ रहा है, वो आ रहा है प्लस सी। क्या आ रहा है, प्लस सी। तो प्लस सी का सवाल आ रहा है, तो प्लस सी लिखता है मैं, चलो ठीक है, लिख दिया। अभी ये प्लस सी क्यों आया बच्चे के मन में, अगर नहीं आया तो वेल एंड गुड है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर किसी मैथ्स वाले बच्चे में आ गया, ऐसा डेफिनेट कर रहे हो तो प्लस सी आएगा, मानता हूं आएगा। अब दिखाता हूं प्लस सी गायब कैसे करता हूं मैं। माइनस बाहर लिखता हूं, पहले आई लिखा, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल लिखा, और ये कॉस ओमेगा टी लिखा, और ये प्लस सी लिखा। बात देखो कैसे है, आई क्या है, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ये पूरा क्या है, करंट। सी भी क्या है, करंट। दिखाता हूं क्यों। अगर तुम्हारे पास 5 kg है, 5 kg प्लस 5 मीटर, ऐड करो, ऐड करो, 5 kg प्लस 5 मीटर। अगर किसी के मन में आया सर 10 kg प्लस मीटर या 10 kg मीटर, तो भाई ये मैंने कसम से पढ़ाया नहीं है, क्योंकि यार तू ऐड कैसे कर पा रहा है, तो दिमाग थोड़ा चला तो सही, ये ऐड कभी होगा ही नहीं। अब जैसे ही मैं ये केजी गायब कर दूं, केजी गायब कर दूं, केजी को गायब कर दूं, जैसे ये केजी उड़ गया, अब तू लिख दिया मीटर, अब तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर ये 10 मीटर है, मैं बोलूंगा हाँ, क्वांटिटी को ऐड करने के लिए सेम क्वांटिटी चाहिए होती है। मास मास से ऐड होगा, लेंथ लेंथ से ऐड होगा, वो सेम चाहिए होता है, टाइम टाइम से ऐड होगा। तो अगर ये ऐड दिख रहा है बीच में, तो ये दोनों भी क्या है, करंट है। दोनों को ऐड करना क्या मिलेगा, मीटर ही मिलेगा, 10 मीटर मिलेगा, है ना। तो ऐड करना क्या मिल रहा है, मीटर ही मिल रहा है ना। लेंथ है तो ऐड करना लेंथ ही मिल रहा है। तो दो चीजें अगर ये दिख रहा है, ये करंट है, ये भी करंट रहेगा, तो मिलेगा करंट ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, बात सुनने अजीब लगेगी। सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी बात बहुत अजीब लगेगी सुनने में, खुद देखना। सी आई इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ऐसा करंट जो बदल रहा है, और ये ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, नहीं इंटीग्रेशन है, मतलब करंट है। कौन सा करंट है, ऐसा करंट जो बदल रहा है। सी, सी क्या है, ये भी करंट है, वो भी ऐसा जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, पर नाम क्या है उसका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट भी है और चेंज भी हो रहा है, कैसे पॉसिबल है क्या पॉसिबल, नहीं ना। वो कांस्टेंट बोल रहा है पर वो चेंज भी हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। कितना होगा ऐसा जीरो, उसका ऐसा कितना होगा, जीरो, उसका इंपैक्ट ही नहीं होगा ना यार। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है और ऐसा करंट भी जो चेंज हो रहा है, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। सी इज वेरिएबल, तो ऐड में चला गया, देयरफॉर सी इज जीरो। अब चिपका दो तो क्या आ गया, आई इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये आ गया कॉस ओमेगा टी। अब दिमाग चकरा जाएगा, मेरे पास करंट मिला है, मेरे पास वोल्टेज है, पर कंपेयर करना है, कंपेयर कर नहीं पाऊंगा। कंपेयर क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक तरफ तुम्हारे पास मोबाइल फोन है और एक तरफ तुम्हारे पास ईयरफोन्स है, और मोबाइल फोन्स और ईयरफोन्स कंपेरिजन नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस तरफ साइन है, इस तरफ कॉस है, कहां से कंपेयर करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तुझे साइन को कॉस करना पड़ेगा या कॉस को साइन करना पड़ेगा। अब तूने इसको फिक्स कर दिया है, आपने इसको फिक्स कर दिया है, अब इसको हाथ लगाना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें इसी कॉस को साइन में करना पड़ेगा बाय एड, कुछ भी हो जाए। तो कॉस करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इट्स कॉल्ड कॉस थीटा ना,
है ना। कॉस मेरे पास क्या है, कॉस थीटा है, तो मैं यहां लिख दिया कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। 90 में लिख रहा हूं पाई बाई 2, क्योंकि रेडियन में चाहिए मुझे, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। प्रॉब्लम, अब जहां जहां कॉस ओमेगा टी है वहां क्या आएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये कितना आसान हो गया मेरे लिए। अब ये आ गया मेरे पास इक्वेशन I इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, ये आ गया। इसको कॉपी रखा, अब इसको लिखने जा रहा हूं, तो ये आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी माइनस बाहर दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आ गया I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब ये साइन तो साइन ही रहेगा, अरे पाई बाय 2 था, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा टी। इसको अरेंज करके लिखो, माइनस कभी भी आगे लिखते हैं कि आप लोग नहीं लिखते, अपन यार भाई लिखते ही नहीं, कहां लिखते हैं, लास्ट में। तो इसको ब्रैकेट की जरूरत है ही नहीं, मुझे साइन लिखता हूं, साइन लिखा डायरेक्ट, ये हो गया ओमेगा टी आगे, पाई बाय 2 सरका दिया पीछे, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, करंट का। ठीक है, अब सवाल आता है मैक्सिमम करंट निकालना है, मुझे आई नॉट निकालना है, मुझे आई नॉट का फॉर्मूला चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई नॉट चाहिए मुझे। तो अगर आई नॉट चाहिए तो आई नॉट के लिए मैं लिखता हूं मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, मतलब चाहिए, मैक्सिमम करंट निकालना है। अगर मैक्सिमम करंट निकालना है तो हर चीज मैक्सिमम चाहिए वहां पे। ई नॉट बाय ओमेगा एल दिख रहा है, ई नॉट जब से आया तब से कांस्टेंट है, मैक्सिमम वोल्टेज ही वो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पहले से कांस्टेंट है, एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन, वो भी तो कांस्टेंट है। अगर साइन का मैंने मैक्सिमम कर दिया तो पूरा करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। पर इत्तेफाक से साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैक्सिमम लिखना है तो लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम करंट साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, मान लेंगे पूरा करता 90 डिग्री है तो 1 बन गया, उसको मान लिया 1। तो जो करंट बनेगा आई नॉट वो क्या बनेगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल। समझे, इतना सा खेल तुम्हारे पास है। 90 लिखते हैं साइन मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ साइन इज 1 लिखता हूं, याद रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। चलो बन गया, ये क्या बना, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, अब दिख रहा है आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, छाप दो, ये आ गया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। अब ये तुम्हारा लास्ट का करंट का इक्वेशन आया है, क्योंकि मुझे करंट का इक्वेशन ऐसा ही दिखना चाहिए था, ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि वो दोनों सेम परिवार के दिखने चाहिए ना भाई, क्योंकि यहाँ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट बाय ओमेगा एल, नहीं चाहिए ऐसा, सेम परिवार दिखना चाहिए वो, तो अभी सेम परिवार दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो गया। अभी अब तक सिर्फ तुम्हारा करंट की 2 इक्वेशन, करंट और वोल्टेज के इक्वेशन आए हैं, अब तक ये खेल तो शुरू नहीं हुआ है, फेजर डायग्राम, वेवफॉर्म डायग्राम भी शुरू हुआ ही नहीं है, तो वो करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चन्ना वे चलो हो गया, शायद से हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अभी तुम्हारा जो बचता है वो काम बचता है, खत्म करते हैं इस चीज को। दोनों इक्वेशन मैंने लिखता हूं तुम्हें, जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन है वो देखो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ध्यान से कोई नोटिस करेगा दोनों को फेज पे, तो एक का फेज ओमेगा टी है और एक का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो ये ध्यान सोच के बताओ कि कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। लैग और लीड का मतलब, लीड मतलब कोई तो आगे है कोई तो पीछे है। ध्यान से देख के बताओ कि कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। देखो ध्यान से,
वोल्टेज दिख रहा है साफ साफ, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अरे ओमेगा टी से कुछ तो कम हो रहा है, मतलब करंट क्या है पीछे, वोल्टेज क्या है आगे, तो लिखना पड़ेगा इन इंडक्टर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितने का है, दोनों यहां लीड तो कर रहे हैं, पर कितने से कर रहे हैं, पाई बाय 2 से। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 2, है ना। अब इसको यहां लाइन मार देते हैं, ठीक है। अब यहां लेते हैं लास्ट में। इसके बाद इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। इतनी बात हो गई है। अब बात सुनने में अजीब लगेगी, इसके बाद कुछ खेल करना है। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे तो कुछ एक बनाया था, याद है स्टेप कहा था, ये सारी स्टेप बन गई है, लैग मैंने पहले लिख दिया बस, और कुछ नहीं। ये स्टेप बाकी है, ये स्टेप पे जाना है मुझे। तो स्टेप पे जाने के लिए मुझे देखो क्या दिमाग लगा रहा हूं मैं, दिख रहा है ये चीज और एक बार लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, वो चीज और एक बार लिख रहा हूं। देखो यहां लिखता हूं, यहां हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या है कि मुझे नहीं पता, हेडिंग क्या है कि मुझे सच्ची नहीं पता। मैं लिखता हूं आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। कॉपी किया, बढ़िया सही तरह से कॉपी किया। अभी इतना हो गया। अब आगे खेल सुनो, आई नॉट लिखा है इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, आई नॉट को नीचे भेजता हूं, ओमेगा एल ऊपर लेकर जाता हूं। तो ये ओमेगा एल यहां आ गया, ये ई नॉट बाय आई नॉट हो गया, ठीक है। अब ई नॉट बाय आई नॉट को इस तरफ लिखा और ओमेगा एल को यहां लिखा। तो पता होना चाहिए ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो कि यहां कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है क्या, कनेक्ट किया, कनेक्ट नहीं किया, तो रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। तो मेरे भाई ये रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं किया। तो अगर रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, उसके कोई टाइप की चीज है। क्या है, टाइप की चीज। अगर रेजिस्टेंस को टाइप की चीज आती है ना, उसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। उसके वो टाइप की चीज है, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस। बढ़िया, रिएक्टेंस। पर सवाल यह आता है कि ये अगर रेजिस्टेंस नहीं है, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, तो किसका रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, करंट को अपोज करना। पर जो रिएक्टेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपोज करेगा इंडक्टर को, इसलिए इसका नाम बनता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बनता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल क्या बनेगा, ये लिखेंगे x, सफिक्स में लिखेंगे l, तो ये आ गया XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ध्यान सुनना एक बात, रेजिस्टेंस सबको अपोज करता है, पर जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है सिर्फ अपोज करेगा इंडक्टर को। किसको अपोज करेगा, अपोज करेगा इंडक्टर को। किसको अपोज करेगा, इंडक्टर। उसके लिए अपोज कहीं करने वाला है ही नहीं है। अब सवाल यह आता है कि फॉर इंडक्टर जो एक्सेल की वैल्यू है ये अपोज करने वाला है, अपोज करने वाला है। अपोज, अपोज का मतलब क्या होता है, रोकना। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल की वैल्यू डीसी के लिए, एसी के लिए कितनी आएगी। साथ साथ बताना मुझे कि इंडक्टर एसी इंडक्टर को अपोज करता है कि नहीं करता है। एसी इंडक्टर को अपोज करता है कि नहीं करता है, ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि इंडक्टर करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है और एसी करंट भी चेंज होता है ना। अब सवाल आता है डीसी इंडक्टर को अपोज करता है कि नहीं करता है। हमें पता है कभी नहीं करता, पर सवाल यह आना चाहिए कि अगर कभी नहीं करता तो ये कितना आंसर आना चाहिए, एक्सेल कितना आना चाहिए। अगर अपोज करता ही नहीं है, फ्लो होने दे रहा है, तो कितना आंसर आना चाहिए। सही सोच रहे हो यार, 0। तो दिखाऊंगा परफॉर्मेंस जो आता है कि नहीं आता है, टेंशन मत लो।
एसी को अपोज करेगा तो कुछ आंसर आएगा, पर डीसी को तो अपोज करता ही नहीं ना, तो अपोजिशन है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, रिएक्टेंस है ही नहीं, तो कितना होगा? जीरो। देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ, यूनिट लिखता हूं, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैंने कहा था रेजिस्टेंस के कोई टाइप की चीज है, इसका काम भी अपोज करना ही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। जो यूनिट रेजिस्टेंस का रहेगा वो यूनिट इसका रहेगा। अब इसके बाद की बात करनी थी वो फॉर एसी, ठीक है। एसी के लिए जो एफ फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी कुछ तो रहता है, वो मोस्टली 50 हर्ट्ज रहता है, हमें कुछ तो पता है कि फ्रीक्वेंसी कुछ तो है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा तुम्हें पता होगा कि ये 2 पाई एफ होता है। तो जो एक्सएल का आंसर आएगा एसी के लिए वो आ जाएगा ओमेगा इज एक्सएल बाय एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। उसके बाद फॉर डीसी के लिए हमने कहा था, फॉर डीसी के लिए हमने कहा था कि इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं आता है, जीरो। अब मुझे बताओ डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी के लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीरो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी होती है जो करंट बदलता है, इससे तो बदलता ही नहीं है। अरे करंट फ्रीक्वेंसी कितना है? जीरो। तो अगर मैं डालूंगा एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई 0 इंटू एल, तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो ना। हो गया खेल खत्म। अभी यहां तक खेल समझ चुका है, पूरी बाजी हो चुकी है खत्म। अब बस बचता है वेवफॉर्म और फेजर। तो जो हेडिंग आने वाली है वो आने वाली है वेवफॉर्म डायग्राम। क्या आने वाली है? वेवफॉर्म डायग्राम। तो इस पेज पे सिर्फ वेवफॉर्म ही होगी, इसमें बड़ा लिख रहा हूं वेवफॉर्म डायग्राम। फेजर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सिर्फ वेवफॉर्म ही बनाने वाले हैं ना, उसके अलावा बनाने वाले हैं ही नहीं। अगर वेवफॉर्म में ड्रॉ करनी है तो वेवफॉर्म बना के खत्म करते हैं काम को। चलो तो छोटा करना पॉइंटर, तो छोटा करना। आ गया एक एक्सिस, अब ये आ गई इसकी एक्सिस। चलो ठीक, चंगा। अभी थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए थोड़ा करंट के नाम, फेज के नाम देने पड़ेंगे। ऊपर नीचे दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल सा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला आएगा 0, फिर ये तुम्हारा पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये तुम्हारा 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, और लास्ट में तुम्हारा जो भी रहेगा वो 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज वाला ऑरेंज से करेंगे, ऑरेंज से करेंगे। पहले किसको प्लॉट करना है? प्लॉट जिसको करना है उसको लिख लेते हैं पहले, तुम्हारे लिए आसान रहेगा वो। प्लॉट करना है इसको, E इज इक्वल टू कलर ये नहीं चाहिए, करंट ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इन दोनों को प्लॉट करना है ना, इन दोनों को प्लॉट करना है। एक सवाल दे रहा हूं, अजीब लगेगा सुनने में। वोल्टेज की स्पीड कितनी है? स्पीड मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, स्पीड, वो स्पीड। अगर यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्पीड ज्यादा ना, नंबर ऑफ वेव ज्यादा निकल रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर स्पीड ज्यादा किसकी है? देखो ध्यान से, वोल्टेज की स्पीड कितनी है? ओमेगा। करंट की स्पीड कितनी है? ओमेगा। अब दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, पर एक लीड है एक लैग है। पॉसिबल है क्या? दोनों की स्पीड सेम है, एक लीड में एक लैग में, पॉसिबल है। दो रेस में लोग दौड़ रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, पर एक लीड है एक लैग है। पॉसिबल है क्या? हाँ, लग रहा था नहीं पॉसिबल, पर पॉसिबल है। कब पता है? जब एक ने पहले शुरू कर दिया हो और जब एक बाद में शुरू करने वाला हो। एक पहले शुरू कर दिया हो, एक बाद में शुरू करने वाला हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक स्पीड ब्रेकर है, पहला वाला उस पर चढ़ गया, सेकंड वाला चढ़ेगा जरूर, पर कब? थोड़ी देर बाद। पहला वाला कुएं में कूद गया, सेकंड वाला कूदेगा, पर कब? थोड़ी देर बाद। समझे? वैसा सीन है। तो यहां बात करते हैं
पहले प्लॉट करना है वोल्टेज को, तो पहले वोल्टेज उसके बाद करंट ना, तो वोल्टेज को प्लॉट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज का तो फेज ओमेगा टी ही है, तो जो साइन वेव फॉलो करेगा, साइन वेव ही है, तो ये साइन वेव फॉलो करेगा तो ऐसा बनेगा। सूरज कब दूर पवन से, ठीक है चमक रहा है, थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है पर ठीक है, नॉर्मल सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लॉट करना है किसको, अब प्लॉट करना है करंट को। तो ध्यान सोचना, करंट के प्लॉट में दो रास्ते हैं, तुम्हें करंट को क्या दिखाना है, लैग दिखाना है। लैग मतलब क्या, पीछे। अब बच्चे सोचते हैं सर कितना पीछे, π/2 पीछे, तो π/2 पीछे मतलब इस तरफ पीछे आऊं कि इस तरफ पीछे आऊं। अगर तुम्हारे मन में ये पीछे आ रहा है तो बच्चा ये पीछे नहीं, ये आगे हो गया है, क्योंकि ये पहले शुरू हो गया ना, ये लीड में आ जाएगा। पीछे मतलब क्या, वोल्टेज के बाद। अगर वोल्टेज यहाँ आ रहा है, रेजिस्टेंस पहले पूछना चाहिए ना मुझे, तो करंट पीछे मतलब यहां से आएगा। कहां से आएगा, इस पॉइंट से, क्योंकि लैग दिखाना है मुझे, लैग। तो वोल्टेज को पहला मान मिल गया तो वोल्टेज वहां शुरू हो गया। अब करंट प्लॉट कर दो, करंट वहां से दिखा था, वोल्टेज वहां से दिखा था। पर अगर मुझे करंट दिखाना है, वोल्टेज शुरू हो चुका है वहां से, तो वोल्टेज के पीछे जाना है मुझे, पीछे। शुरू कहां से करना पड़ेगा, यहां से। तो ये शुरू हो गया, थोड़ा स्मॉल ड्रॉ करना है क्योंकि करंट तो छोटा रहेगा। ठीक है, ये आ गया करंट। ये तुम्हारा ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये तुम्हारा ऑरेंज वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हारा है ई नॉट, ये तुम्हारा वोल्टेज वाला है। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये तुम्हारा है आई नॉट। दिख रहा है दोनों में गैप π/2 का है, π/2 का है, π/2 का है, π/2 का है। अगर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा सर ये यहां से कैसे शुरू कर दिया, कुछ घाई मत कर, ओमेगा टी माइनस π/2 है ना, घाई मत कर। पूरा फेज साइन ओमेगा टी कितना है, 0 ना, ओमेगा टी 0 पुट करो, ओमेगा टी 0 पुट करो। दिख रहा है पहला फेज 0 है, तो 0 पुट करो। साइन माइनस π/2, साइन माइनस π/2 मतलब कितना होता है, साइन माइनस π/2, साइन 90 कितना होता है 1। साइन क्या है, नेगेटिव, माइनस बाहर ले लो, माइनस साइन 90, माइनस साइन 90, तो वो साइन 90 तो 1 होता है, आगे माइनस साइन है तो कितना आएगा, -1। दिख रहा है ये 0 होता है, -1 कहीं यहाँ आएगा। तो इसी पॉइंट को यहां शुरू करना था बस। अगर यहां से ऐसे दिखाओगे तो भी गलत नहीं होगा, समझे, वो बात वही होगी, समझे। पीछे ना दिखा दिया, पीछे। ये बन गया तुम्हारा वेवफॉर्म। अब क्या करना है, फेजर। फेजर यही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते यार, थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लास में करते हैं ना, घाई क्यों है। डिफॉर्म हो गया ना, फेजर स्क्रीनशॉट लेना, सॉरी ले लो, डन। चलो ये आएगा तुम्हारा फेजर। अब तुम्हारा आएगा फेजर डायग्राम। अब तो मेरे पास पूरी स्क्रीन है ना फेजर डायग्राम के लिए, पूरी स्क्रीन मेरी ही है, पूरी स्क्रीन मेरी है, तो क्या ही टेंशन है। तो ये आ गया तुम्हारा, इतना बताओ, बड़ा बनाऊंगा इस बार, फिर थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दूं क्या, थिकनेस बढ़ा दूं इसकी, ये लो। लाइन थिकनेस थोड़ी सी कम, इतनी काफी है। चलो इतनी काफी है, ये भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इतनी काफी है। चलो अभी ये एक हो गई लाइन, ये एक इसके साथ पैरेलल में, ये भी हो गई है, दिख रही सही से। चलो चंगा, तो ये तुम्हारा पहले वाला पॉइंट, वोल्टेज वाला पॉइंट। अब पहले हमेशा किसको प्लॉट करना है, पहले प्लॉट हमेशा करना है तुम्हें वोल्टेज को। तो जो लिखना है तो पहले वोल्टेज लिख लो, दोनों की इक्वेशन लिख लो। ये आया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लैग कर रहा है तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये एंगल चाहिए मुझे। चलो स्टार्ट द गेम। फर्स्ट तो फर्स्ट प्लॉट होगा वोल्टेज, कहा था कि लेस देन 90 होगा, थोड़ा वोल्टेज बड़ा चाहिए ना, तो वोल्टेज बड़ा ही ड्रॉ किया। इसका एंगल हमेशा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया ओमेगा टी, इसका आ गया मैक्सिमम ई नॉट।
एक बन गया फेजर। अब करंट ड्रॉ करना है और तुम्हें पता होना चाहिए करंट क्या लिख रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब ओमेगा टी से पाई बाय टू पीछे आना है, ओमेगा टी से माइनस पाई बाय टू पीछे आना है ना, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे आना है। तो अगर पीछे मतलब नीचे आऊं कि ऊपर जाऊं, पाई बाय टू पीछे आना है मतलब नीचे आऊं कि ऊपर जाऊं, पीछे ना, सही जा रहे हो यार, पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चले गए तो मतलब बदल जाएगा ना मेरे भाई। तो ये आ गया मैं उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पीछे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पीछे। तो ये ड्रॉ किया 90 डिग्री पे, 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 हो गया। तो छोटा करना, करंट छोटा कर दो, हाँ 90 डिग्री पीछे। तो ये तुम्हारा आ गया आई नॉट। रहा सवाल इसके एंगल का, तो तुम एंगल निकाल सकते हो, खुद निकाल के दिखाता हूं तुम्हें यहाँ पे एंगल। ये पूरा एंगल 90 है, हमने बना दिया खुद से। 90 में से ये एंगल ओमेगा टी है और ये है बचा हुआ एंगल पूरा 90, ये ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा जो एंगल बचेगा उसको दिखाता हूं ग्रीन कलर से। ये तुम्हारा एंगल जो बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस ओमेगा टी। आई होप सो समझ में आ गया है, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से ओमेगा टी गया तो कितना बचा, 90 माइनस ओमेगा टी। पर तुमने ध्यान से देखो एंगल कैसे मेजर किया है, एंगल तुमने मेजर किया क्लॉकवाइज। कैसे मेजर किया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, इनकी एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मेजर करते हैं तो क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई करो माइनस अंदर, माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो ये आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, हो गया। अब इसे कंपोनेंट से खेलना है, किसे खेलना है, कंपोनेंट से। कंपोनेंट से खेल लो, कंपोनेंट से खेल लो, कंपोनेंट से खेलना आसान है। अभी क्या कंपोनेंट ड्रॉ करना है, हाथ रखो ओपन करो, जैसे हाथ रखो ओपन करोगे तो काम हो जाएगा खत्म। अब इसका कंपोनेंट देखो यहाँ आएगा, हमें ड्रॉ करना वर्टिकल कंपोनेंट, तो कलर ब्लू चाहिए तो ब्लू से करूंगा, आले ब्लू, ठीक है। अब इसका ग्रीन चाहिए तो ग्रीन से करता हूं, इसका कंपोनेंट वर्टिकल यहाँ आएगा, ये तो ग्रीन ही था, वाह। चलो अभी कंपोनेंट, कंपोनेंट सेम कलर से करना तो सेम कलर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कलर से उसी कलर से करो अच्छा लगेगा। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहीं यहाँ आएगा, सांप सीढ़ी खेल रहा हूं, ये आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे चमक रहा है। इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका कंपोनेंट नीचे आएगा, तो इसका कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये आएगा नीचे, इसका नाम रहेगा करंट आई नॉट है और वो कलर ये आएगा आई नॉट, आई नॉट इक्वेशन साइन ही है वर्टिकल, पर एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और दिख रहा है ये आई बन रहा है और ये तुम्हारा ई बन रहा है, ये बन रहा है ई। इस सिर्फ इतने से डायग्राम के तुम्हें मिलने वाले हैं 1.5 मार्क्स। कितने वाले हैं, 1.5 मार्क्स, 1.5 से लेके 1 मार्क्स कंफर्म, सिर्फ इतने से डायग्राम के, और मिलते ही हैं, समझे। ये चीज यहां खत्म है, समझे। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। चलो भाई फेजर डायग्राम भी खत्म हो गई है। अब बचता क्या है इसका, हमने कहा था कि 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, कैपेसिटर वाला पार्ट खत्म करेंगे, पर कैपेसिटर वाला पार्ट खत्म करने के बाद ही जाएंगे, सच में लेक्चर आगे लास्ट कैपेसिटर खत्म करेंगे, मुझे लगता है वो हो जाएगा, क्योंकि सिंक प्रॉपर बैठा है, रजिस्टर हो गया है, इंडक्टर हो गया है, कैपेसिटर हो गया है, तो अभी कैपेसिटर बचना है, कैपेसिटर करना है, बस वही करके एंड कर देंगे। ध्यान से देखना है, अब तक कितना शिद्दत से देखा है तो आगे बस यार 20 मिनट और देख लो। चलो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, ये उससे आसान होगा, सच्ची कसम से आसान होगा, कसम से आसान होगा। पर सवाल आता है कि रजिस्टर दोनों भी सेम फेज में थे, कोई लैग कोई लीड था नहीं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड था, करंट लैग था। तो ये याद रखना है, ये भूलना नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे सम्स हैं। दिल की खता भी है क्या, दिल ने किया भी है क्या, इस दिल की
चलो कलर थोड़ा चेंज करके इसके बीच में तो रॉड डाल देते हैं, ये एक रॉड और इसके साथ बगल में ये एक। तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर तैयार, कैपेसिटर तैयार, क्योंकि ये कैपेसिटर धन, ये धन और ये धन यहाँ पे सोर्स, कैपेसिटर तैयार। अब थोड़ा छोटा करना है काम, छोटा करना आप लोग आता है, ये ले लो छोटा हो गया, ये आ गया तुम्हारा कैपेसिटर। और सबको बात पता होती है कि कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस, जो एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब ये प्लस पकड़ लो, ये माइनस पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। कब तक स्टोर करेगा? इसका पोटेंशियल लिया गया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना, जब तक इसका पोटेंशियल मैच नहीं होगा तब तक वो स्टोर करेगा। तो लिखता है यहाँ पे V इज इक्वल्स टू ई। हमने कहा था कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है कि वो जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं होगा तब तक वो चार्ज करेगा, उसके बाद चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, लिखते हैं। कंसीडर, इसका कैपेसिटर होता है ना C, लिखते हैं कंसीडर a capacitor of capacitance C, ठीक है, connected with AC voltage source, AC voltage source, है ना। We have to find instantaneous, we have to find equation of instantaneous current। अब मुझे करंट निकालना है। अब मेरे पास कैपेसिटर है तो मैं कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा हूं, तो तुम समझ जाओगे कलर मैं क्या करना चाह रहा हूं। सब्र करना, थोड़ा सा सब्र करना, समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ जाओगे। पक, चलो ठीक है, सब्र कर लिया शायद से। ये थोड़ा नीचे ले लो, हेडिंग गायब हो जाएगा नहीं तो। चलो चंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्या कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल में लिख के दिया था, अभी लिख के दिया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने ही पढ़ा है और किसी ने देखा होगा तो उसको प्रिंसिपल तुरंत याद होगा। अगर किसी को याद है, वो चैट्स में बता रहा है सर याद है मुझे, याद था मुझे, तो खुशी होगी सुन के। तो यार प्रिंसिपल होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। सोचना नहीं सर हमने कैपिटल क्यों लिखा था, आपने स्मॉल क्यों लिखा है। स्मॉल क्यों इसलिए लिखा है कि मुझे समझेगा तुम लोग आगे। स्मॉल चार्ज की बात करें फिलहाल के लिए, तो क्योंकि मुझे एकदम करंट निकालना, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों लो, इतना है। और हमें पता है कि V और E सेम है, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू C। और तुम्हें पता है जो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी स्टोरी एंड, इतनी स्टोरी खत्म है। थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ डालते हैं, जरूरत पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हो गया स्ट्रेट। चलो ऊपर, चल अभी हो गया। अभी मेरे पास चार्ज आ चुका है, मुझे करंट चाहिए। चार्ज आ चुका है, मुझे क्या चाहिए? करंट। अरे यार चार्ज का डेरिवेटिव ले लो, करंट मिल जाएगा, क्योंकि dq बाई dt क्या होता है? करंट। फॉर करंट differentiate Q with respect to T, तो ये होगा dq बाय dt, और ये आ गया d बाय dt। इस तरफ भी, इस तरफ क्या आएगा? C E नॉट साइन ओमेगा t। अब dq बाय dt करंट बन गया है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी नहीं होता, तो ये आएगा C E नॉट।
अब मानता हूं कि यार ओमेगा कांस्टेंट है पर निकलेगा नहीं क्योंकि वो एंगल में जुड़ा हुआ है, तो ये आया डी बाई डी टी और ये बनेगा साइन ओमेगा टी। प्रॉब्लम अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, गलती से मन करेगा कि सर माइनस साइन आएगा, नहीं, डेरिवेटिव कर रहा है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, सब खबरदार, इंटीग्रेशन में साइन का नेगेटिव आता है, डेरिवेटिव में सारे सी वालों का नेगेटिव आता है, तो इसका आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी, है ना, इन डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अभी और बाकी है, डेरिवेटिव ओमेगा टी तुमने साइन का किया है, कॉस लिखा है, ओमेगा टी का कौन करेगा, करना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x cos 2x एक्सेप्ट दैट, देन अगेन cos 2x करना पड़ेगा ना, cos 2x क्या होता है 2, हमने सीखा था कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आएगा ओमेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो उसके लिए अगेन लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ अगेन ओमेगा टी, तो यह आएगा I इज इक्वल्स टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट तो यह आया dt बाय dt बाय dt कट जाएगा, तो ये कट गया, कट कट, अभी ओमेगा को लिख दिया आगे, ओमेगा को लिख दिया आगे, तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब इसके बाद कंपेयर करना तुम्हें जाना है, इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं, तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट सॉरी I इज इक्वल्स टू क्या गया ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। हाँ, फिर से कंपेयर करो, वोल्टेज करंट कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ साइन यहाँ कॉस, अटक गए, झोलझाल में फंस गए। अब तुम्हें पता होता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, लिख दो, यहाँ थीटा क्या है, कॉस ओमेगा टी है। सब मतलब तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा है वो मैं समझ गया हूं, एक मिनट रुक जाओ, जवाब दे रहा हूं, पाई बाई 2 थीटा क्या है, ओमेगा टी, सवाल का जवाब मिलेगा, ये आया I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट और ये आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, दिख रहा है ना, जो कॉस था कॉस में रिप्लेस कैसे किया, साइन 90 प्लस थीटा से, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, दोनों भी कॉस थीटा ही होते हैं, तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हो, तो अरेंज कर सकते हो, अरेंज कर दो, तो ऐसे अरेंज कर दो, ओमेगा सी ई नॉट साइन, थोड़ा पास में हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट हमें किया एक मिनट पहले, मैक्सिमम करंट के लिए हर चीज मैक्सिमम चाहिए होती है, तो तुम्हारे पास हर चीज ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम करोगे किसको, मैक्सिमम तो कर नहीं पाओगे किसी को, तो बचता क्या है साइन, लिखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन is 1, maximum value of sin is 1, maximum value of sin is 1, तो यह आया I is equals to omega c e naught, यह आएगा sin 12 तो हो गई 1, अब ये तुम्हारा e naught यहाँ कॉपी हो गया और ये I equals to I naught बन गया, अब यही I naught छाप दो, तो ये आ गया I is equals to I naught साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जो और एक सवाल बच्चों के मन में आ रहा है, इक्वेशन तो बन गया है, पर इक्वेशन बन गया, जो सवाल आ रहा है सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा, तो बच्चे मुझे छोड़ेंगे नहीं। जो सवाल बच्चों के मन में आ रहा है, वो जो आ रहा है उसको जवाब दे रहा हूं, जो नहीं आ रहा है उसको टेंशन नहीं, सोचो भी मत। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, दोनों मैथमेटिकल राइट है, वहां माइनस यहां प्लस क्यों, वहां माइनस लिखा था लेटर में और यहां प्लस, ऐसा क्यों, ऐसा करने का रीजन इसके पीछे का ये है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि वो करंट के चेंज होने के बिहेवियर का अपोज करता है, तो जिसका अपोज कर रहा था उसको लैग दिखाना था, लैग दिखाना था, जो हो रहा है दिखाना पड़ता है, करंट चेंज हो रहा था
तो कौन क्या लिखना था, लैग। और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर वोल्टेज का चेंज करता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा, खुद वोल्टेज स्टोर कर लेगा। कम हो रहा होगा तो कम भी होने देगा, तो स्टोर कर लिया आगे फैला देगा। तो कैपेसिटर वोल्टेज का चेंज का अपोज करता है और इंडक्टर करंट के चेंज का अपोज करता है। अब करंट जिसका चेंज होगा उसको लैग दिखाना पड़ेगा। अब यहां हो रहा है वोल्टेज का चेंज, वोल्टेज का चेंज। अगर वोल्टेज का चेंज हो रहा है तो मुझे वोल्टेज को लैग दिखाना है। तो वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी। अब वोल्टेज को लैग दिखाना तो करंट को लीड दिखाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ माइनस पाई बाय टू लिख दूंगा फिर से एक बार, तो करंट फिर लैग हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, करंट लीड चाहिए, और वोल्टेज क्या चाहिए, लैग। क्योंकि वोल्टेज का चेंज हो रहा है, जिसका चेंज हो लैग, का चेंज नहीं हो रहा है वो लीड। तो करंट लीड दिखाने का क्या इस्तेमाल किया, प्लस पाई बाय टू। समझे, इतना ही था। अब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचती थी वो स्टेप यहां करते हैं। अब फेज डिफरेंस बिटवीन इन कैपेसिटर, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पाई बाय टू। एक लीड में एक लैग में लिखना पड़ेगा, और यही लिखो, यहाँ इतना तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय टू। ठीक है, अभी यहां कौन लीड कौन लैग तुम्हें दिख ही रहा है कि करंट लीड में है। इन कैपेसिटर करंट लीड्स, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ये भी कहानी खत्म। अभी जो खेल किया था वो खेल को लिखना पड़ेगा, दिख रहा है खेल, उस खेल को और एक बार छापना पड़ेगा। तो जो खेल था आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, उसको और एक बार लिख रहा हूं। आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट लिख दिया, और एक बार आई नॉट को भेजा नीचे, ओमेगा सी आया इस तरफ, तो लिख के दिखाता हूं। आई नॉट गया नीचे, तो ये आया 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड चला गया। ई नॉट बाय आई नॉट अरेंज करके लिखता हूं, ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। आ गया। अब खेल करते हैं फिर से एक बार। ई नॉट क्या है, इसका नाम हेडिंग देना है मुझे, तो हेडिंग मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ता हूं। तो हेडिंग देनी है, हेडिंग तुम्हें क्या देनी है शायद से बच्चों को समझ में आ चुका है पहले से। देखते हैं क्या है बीच में। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, रेजिस्टेंस। मैक्सिमम भूल जाओ, वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो कनेक्ट किया ही नहीं था, सिर्फ कैपेसिटर था, तो रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये उसके कोई टाइप की चीज है। वो छोटा भाई था, ये बड़ा भाई समझ लो। तो इसका नाम तो कंफर्म हो गया है कि इसका नाम क्या रहेगा, रिएक्टेंस। क्या रहेगा, रिएक्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, इसको कोई टाइप की चीज है, कोई टाइप की चीज उसको बोल देंगे रिएक्टेंस बोलेंगे, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंस। कोई दिक्कत। ये हो गया रिएक्टेंस वाला पार्ट। अभी अब ये करंट का रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना। वहां था इंडक्टिव रिएक्टेंस जो अपोज करता इंडक्टर को। अब ये एक अपोज करने वाला है कैपेसिटर को, तो इसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल ये X लिख दो, ये C लिख दो, ये हो गया 1 बाय ओमेगा सी। लग गया। SI यूनिट भी चिपका दो, SI यूनिट ऑफ XC इज ओम। क्या आएगा, ज्यादा बड़ा मांगे क्यों, ओम। ठीक है। अब सवाल यह आएगा कि अपोज तो करता है, किसको अपोज करता है, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को मुझे अपोज करता है, तो मुझे यह जानना है कि AC के लिए और DC के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब सवाल तुम्हारे लिए यह है कि कैपेसिटर में कैपेसिटर AC को अपोज करता है कि नहीं करता है, कैपेसिटर AC को अपोज करता है कि नहीं करता। अरे कैपेसिटर AC को अपोज करता है कि नहीं करता, जल्दी बताओ फास्ट। याद आ रहा है, खड्डा बनाया था यार,
कैपेसिटर एसी को अपोज करता ही नहीं ना, एसी को अपोज करता ही नहीं, अब उसको करता है डीसी को, है ना। अगर एसी को अपोज करता ही नहीं है तो इसे तो आराम से फ्लो हो जाएगा, है ना। तो एसी को अपोज करता ही नहीं है तो ये अपोज करने का सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। लिख के दिखाता हूं। हाँ चलो, एसी को अपोज करता नहीं, डीसी को। कैपेसिटर डीसी को अपोज करता है कि नहीं करता है? करता है ना, अरे करता है। तो कितना अपोज करता है? कैपेसिटर डीसी को अपोज करता है तो कितना अपोज करता है? मैक्सिमम नंबर बताओ। कैपेसिटर में तो डीसी का करंट फ्लो होता ही नहीं, बल्ब जो जलता है वो बस 2 सेकंड चलता है, मतलब डीसी को मैक्सिमम अपोज करता है। तो मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है मन में? 1000, 2000, 3000, 5000, भाई इंफिनिटी। मैथ्स का हाईएस्ट नंबर क्या है? इंफिनिटी। तो इतना देखते हैं और डीसी के लिए इंफिनिटी आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। फॉर एसी XC is equals to 1 upon 2 pi FC। क्यों ऐसे? क्योंकि ओमेगा तुम्हारा 2 pi f होता है। अब सेम काम फॉर डीसी f तुम्हारा 0 होता है, पढ़ा था 1 मिनट पहले। तो ये XC is equals to, ऊपर लिखता हूं भाई क्या है, और डीसी तो ये XC is equals to क्या हो गया? XC is equals to 1 upon 2 pi FC। तो ये f तो 0 है तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 आएगा। 1 अपॉन 0 होता है इंफिनिटी, हाँ है ना। हो गया। बसता क्या है? फेजर और वेवफॉर्म। एक बार देख लो इस को, बस बनाना है, फेजर और वेवफॉर्म बनाना है। फेजर वेवफॉर्म बना दो, काम खत्म हो गया है, बस ड्रॉ करना है। अरे ये पूरा कट गया क्या? दिखा ही नहीं। चलो SI यूनिट ऑफ XC या कैपेसिटर रिएक्टेंस लिखता हूं। SI यूनिट ऑफ XC, SI यूनिट ऑफ XC SI यूनिट ऑफ XC इज ओम। डन। चलो अब दोनों फेजर वेवफॉर्म यहां बना सकते हैं हम लोग, पर इसको तो बॉक्स में डाल दूं, ये डिस्टर्ब ना कर दे बीच में हम लोग को। ये बॉक्स में आ गया, चलो बॉक्स में आ गया, अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पहले आएगा वेवफॉर्म, तो वेवफॉर्म हम ऊपर बना लेते हैं। हाँ वेवफॉर्म ऊपर बन सकता है, तो इसी वेव को मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो ऊपर बना लेते हैं वेवफॉर्म डायग्राम ऊपर आएगा, फेजर नीचे आ जाएगा। वेवफॉर्म के तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये तुम्हारा पहला कोऑर्डिनेट और ये तुम्हारा दूसरा कोऑर्डिनेट। नहीं थोड़ा दूर चाहिए, समझेगा दूर क्यों चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो एंगल डाल दो, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, 5 π/2। डन, इतना हो गया। अब सबसे पहले प्लॉट करना है करंट और वोल्टेज को, तो लिख देते हैं यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन। यहाँ कोने में लिखता हूँ, कोने में E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t और I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2 तो एक लीड है, एक लैग है, एक लैग है। लीड कौन है? करंट। वोल्टेज क्या है? लैग। अब वोल्टेज पहले प्लॉट होना है, क्योंकि पहला मान पता है सबसे पहले वही आया है, तो पहले वोल्टेज प्लॉट करना ही पड़ेगा। तो वोल्टेज प्लॉट करने के लिए ले लिया मैंने मेरा काम, क्योंकि वोल्टेज हमेशा वैसे ही प्लॉट होगा, चेंज तो होने वाला है ही नहीं। तो ये आ गया वोल्टेज वाला काम, ठीक है। वोल्टेज हो गया प्लॉट, ये हो गया वोल्टेज प्लॉट। आई होप सो वोल्टेज समझ में आ गया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पता होती है, ये तुम्हारा जो मैक्सिमम होता है दिखे रहा साफ साफ कि ये π/E0 है तुम्हारा, ठीक है। अब वोल्टेज ये प्लॉट हो गया, अब प्लॉट करेंगे करंट। इसको प्लॉट करना है करंट को। करंट प्लॉट करना भी टफ थोड़ी है, करंट काम करना भी हलवा ही। देखो कैसे क्या, अब वोल्टेज प्लॉट कर दिया है, अब करंट प्लॉट करना है। करंट लीड दिखाना है, करंट क्या दिखाना है? लीड। अब लैग था तो कहां दिखाया था? आगे दिखा दिया था। अब लीड मतलब कहां होगा? पीछे। कितना पीछे होगा? π/2। तो ये आ गया मेरा π/2 वाला पॉइंट,
पाई बाय 2 वाला पॉइंट। अब शुरू कर दो, ये यहां से शुरू होके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे खत्म। फाइव पाई बाय 2। और जो इसका कर्व जोड़ना था वो कर्व जोड़ देंगे ऐसे। अगर आगे जाना तो आगे जाने दो। अगर समझा नहीं सर ये यहां से कैसे आया, तो सेम काम रिपीट कर मेरे भाई। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी पुट कर 0, साइन पाई बाय 2 बचेगा। साइन एंटी कितना होता है 1, तो 1 मतलब क्या तरफ 0 है। मैक्सिमम कहां शुरू होगा, यहाँ से। तो यहाँ शुरू कर दे, इतना तेरा पोर्शन गायब कर दे तो भी तुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मार्क्स उतने ही देगा। ठीक है, पर हमें जानना होता है कि कहां से आ रहा है, इसलिए वो यहां से हमने ड्रॉ कर दिया है। और डॉटेड ड्रॉ करेगा तो भी चल जाएगा ऐसे। तो ये तेरा आएगा पाई बाय 2। डॉटेड नीचे अजीब लग रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर सही लग रहा था, ये देख। हाँ, तो ये तेरा पाई बाय 2। ये काम खत्म, बस आ जाओ। चलो अब इसके बाद फेजर। नहीं बना सकता हूं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, अरे यार टेढ़ा हो जा रहा, चल थोड़ा सा और, बस। फेजर सिखाया क्या गया है, सिखाया ये गया है कि पहले जो प्लॉट करोगे वो होगा तुम्हारा वोल्टेज। तो जो वोल्टेज प्लॉट करना पड़ेगा वो वोल्टेज आएगा इसी पॉइंट से लेके यहां तक। ठीक है, ठीक है, ये आ गया वोल्टेज। इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है टिप, ये तुम्हारा रहेगा ई नॉट। इसका जो एंगल गिनोगे, ये गिनोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा ओमेगा टी। पक्का। अभी करंट प्लॉट करना है। अब करंट का इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे आना है, तो क्या ही दिक्कत है, 90 डिग्री आगे आना है तो पकड़ो और आगे चले जाओ। नाइन्टी डिग्री, 90 90 90 90। चलो, तो ये तुम्हारा आया करंट का फेजर। और ये तुम्हारा एंगल जो आएगा, ये एंगल जो आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थोड़ा कम करता हूं साइज इसको, ये तुम्हारा आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। चलो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो। चलो अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आया तुम्हारा फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट यहां से लेके यहां, ठीक। और इसका कंपोनेंट ग्रीन वाला कंपोनेंट है, तो इसका कंपोनेंट थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एरो मैं खुद बड़ा कर देता हूं, तो इस वाले का एरो थोड़ा सा एरो बड़ा करना ही है, थोड़ा बड़ा करता हूं। तो बड़ा कैसे होगा, अभी इस तरह से खींच के बड़ा होगा। हाँ यार बड़ा नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एरो मैं खुद ही गायब करता हूँ, रुको इसको गायब करता हूँ, गायब करके बनाता हूँ और एक बार, क्योंकि वो क्लैश नहीं होना चाहिए। बच्चा तू क्लैश कर देगा, फेजर के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो बाद में मुझे सवाल करेगा सर आपने तो क्लैश कर दिया है, तो क्लैश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने तुझे वापस बना के दिखा रहा हूँ। ये बड़ा बड़ा बना, तो ऊपर बड़ा, थोड़ा बड़ा बना दे। ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर बना दे, चलेगा। अब ये तेरा एंगल बना दे ओमेगा टी। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले ले, ये ले। ठीक है, अब ड्रॉ कर दे इस पे कंपोनेंट। कंपोनेंट ड्रॉ तुझे करने आते हैं, शुरू कर। फर्स्ट वाला कंपोनेंट तेरा वर्टिकल वाला ये आ गया है। इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ड्रॉ किया गया था, तो उसके ऊपर ही एरो आएगा, पर ब्लू वाला, ब्लू वाला। तो ये आएगा ब्लू वाला एरो, तो ये चला गया इसके ऊपर से ही
ये ब्लू वाला, अब इसका नाम लिख दो, ये आएगा ई नॉट, सॉरी आई नॉट, कलर ब्लू चाहिए, आई नॉट साइन एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये हो गया फेजर। वाह, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पूरा हो गया है, एक बार देख लो। एक बार देख लो, इतने सारे काम हो गए हैं। अब आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अब बस थोड़ी सी बात करनी है और बात करते लेक्चर एंड है, टेंशन मत लो, थोड़ी सी बात करें लेक्चर एंड हो जाएगा। अब दिखाता हूं कैसे एंड करना है इस चीज को, क्या करना है। बस तुम्हें ये याद करना है कि कौन लैग कौन लीड कब कब क्या हो रहा है, ठीक है। वो मैं यहां लिख के दे रहा हूं तुम्हें एक एक चीज में, रजिस्टर का बिहेवियर क्या है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है वो। तो ये रजिस्टर रहेगा, ये रजिस्टर वाला पार्ट, और ये कैपेसिटर वाला पार्ट। चलो, ये आ गया रजिस्टर, हाँ, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो ये तुम्हें याद करना है, फेज डिफरेंस दोनों में जीरो है, इज जीरो। इन दोनों का इक्वेशन E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर बस फेजर याद करना है तो फेजर याद कर सकते हो, ये वोल्टेज का और ये करंट का, ये ई नॉट और ये आई नॉट। बस इतना अगर चलो काम खत्म हो गया है। वेवफॉर्म भी अगर याद करनी है तो वेवफॉर्म भी याद कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा वोल्टेज वाला है और ये तुम्हारा करंट वाला, ठीक है। ये आ गए फेजर तुम्हारे दोनों। अब इंडक्टर, यहां से तुम्हारा खेल बड़ा शुरू होता है। इंडक्टर ऐसे ही आसान चीज नहीं थी। इंडक्टर जो पहले याद करने वाली चीज है वो है माइनस एल डी आई बाई डी टी। उसके बाद लैग लीड याद कर लेते हैं, करंट लैग एंड वोल्टेज लीड, फेज डिफरेंस between voltage phase difference is, उसका लिख रहा है ना, phase difference is पाई बाय टू, सेम आएगा। अभी इसका जो सीन इक्वेशन है वो है I इज इक्वल्स टू, पहले E का लिखता हूं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस पाई बाय टू है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अगर तुम्हें एक ही चीज याद करनी है, वोल्टेज का याद रखना है तो करंट का याद करते हैं। करंट क्या करता है, लैग करता है इंडक्टर में, और यहाँ करंट लीड करेगा, उतना याद कर लेते हैं। इसका रहा फेजर का सवाल, तो इसका फेजर बना सकते हैं। इसका पहला वाला जो फेजर बनता है वोल्टेज का इस तरफ बनेगा, और करंट आएगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये फेजर है। वेवफॉर्म इसको तुम्हें पता होता है वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, मैं रिवाइज करा के दे रहा हूँ वेवफॉर्म। तो इसका पहले वोल्टेज ड्रॉ कर ही लिया होता है, जो करंट ड्रॉ होता है वो करंट ड्रॉ होता है यहाँ से बीच वाले पोर्शन से, तो एक करंट यहाँ ड्रॉ होता है और हमेशा पाई बाय टू आगे होता है। ये तुम्हें जरूरत है नहीं, तुम्हें बस फेजर याद करना होता है, वो लैग लीड का चक्कर है, ठीक है। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला वही होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये हिंट तुम्हें याद होनी चाहिए। और यहाँ करंट लीड है, एंड वोल्टेज लैग है, ठीक है। करंट लीड, वोल्टेज लैग, फेज डिफरेंस, सेम पॉइंट आएगा, फेज डिफरेंस
इज पाई बाय 2 इज पाई बाय 2 आ गया। उसका इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन तो यही रहेगा, और जो माइनस साइन आया करंट में वो हो जाएगा प्लस में, वो हो जाएगा प्लस में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ गया। इसका फेजर की तुम्हें शायद जरूरत है नहीं, अगर फेजर जानना ही है तो इसका फेजर पहले वोल्टेज यहाँ आएगा ई नॉट वाला पार्ट, और आई नॉट वाला पार्ट यहाँ आएगा, क्योंकि लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। ज्यादा आई नॉट बड़ा हो गया तो ये आई नॉट छोटा रहेगा, ये आई नॉट वाला पार्ट इतना सा है। पूरा समराइज कर दिया है एक ही पेज पे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। पर सवाल तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा थोड़ी देर बाद, मैं जानता हूं अभी तुम्हें किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि कौन लैग कब करेगा, कौन लीड कब करेगा, क्योंकि तीनों एक सिंक में हुए हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब कंफ्यूजन आएगा कि इंडक्टर में कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, कंफ्यूजन थोड़ा आएगा। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए एक नॉर्मल सी ट्रिक होती है, नॉर्मल सी ट्रिक होती है, बहुत फेमस है, हर किसी को पास, बहुत हर प्रोफेसर को पता होती है। किसने बनाई है मुझे याद नहीं है, पर वो बढ़िया है याद करने के लिए। मैंने नहीं बनाई है, मैं सुनी है, इस्तेमाल की है, बच्चों को दी है। तो ये है सिविल, सिविल, ठीक है। सिविल की बात करते हैं, देखो पढ़ना कैसे है। सी मतलब क्या है, कैपेसिटर। सी क्या है, कैपेसिटर। आई तो पता है करंट है, वी आई तो पता है करंट है, वी वोल्टेज है, जो एल लिखा है वो इंडक्टर है। अगर आई भी चाहिए लिख के तो लिख लेता हूं कि यार आई भी क्या है, करंट ही है। आई क्या है, करंट है, और वी है वोल्टेज। भरोसा नहीं किसी का कि और इमेजिन कर लेगा कुछ भी तो क्या बोलूंगा उसको, कुछ बताने के लिए होगा ही नहीं। फिर लिखता हूँ और एक बार, अब तो समझ गया कि नाम क्या लिखा है। तो कलर लेता हूँ ऑरेंज वाला। तो पहले 3 चुनना, फिर बाद में 3। तो फर्स्ट ये 3 चुनना, फिर ये बाद के 3 चुनना, फर्क नहीं है। देखो सी आई वी एल वी आई, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कैपेसिटर पहले क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो पहले करंट आ रहा है मतलब करंट लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लीड। तो करंट लीड करेगा तो लिख देंगे ये आया करंट, ये आया लीड। किससे लीड करेगा, वोल्टेज से। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, आई लीड्स वी, ठीक है। अब इंडक्टर पहले आ रहा है, इंडक्टर में क्या पहले क्या आ रहा है, वोल्टेज। तो वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड आई। इस ट्रिक को याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। बादल है क्या, बादल नहीं है, ये लूप है। इससे बता तो अपने बादल ही सही है यार, ये बादल ही सही है, ये ले लो बादल। समझे। इस ट्रिक को याद रखना, भूलना नहीं, ट्रिक को याद रखना, भूलना कभी नहीं, ठीक है। अभी लेक्चर हो गया है एंड। बस एक बार तुम्हें दिखा दूं कि 10 स्लाइड अपने पास तैयार है, इसका तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ मिलते ही तुम लोग उसका लिखना शुरू कर देना, ठीक है। लिखना शुरू कर देना पीडीएफ मिलते ही, भूलना बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आ गई कहानी यहाँ खत्म, ये कहानी यहाँ खत्म, ये कहानी यहाँ, सारी कहानी यहाँ एंड हो चुकी है। चलो सारा मैंने रिवाइज करा के दिया है, मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं। चलो बच्चों 2 घंटे का लेक्चर यहाँ एंड होने ही वाला है, हो चुका है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो मिलेगा वो बचेगा एलसीआर। एलसीआर को भी वैसे ही तोड़ेंगे, वैसे ही मरोड़ेंगे, वैसे ही याद करके ले लेंगे, ये मेरा वादा है। तो जो भी जिसका डाउट रहेगा उसी तरह से डाउट पूछना, जैसे हमेशा से पूछते आए हो। डाउट सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, ठीक है। तबियत संभालो, ख्याल रखो, पढ़ाई बहुत जोर से करते रहना, और जो भी डाउट रहा पूछते रहना, जहां पे कुछ लगे वहां एनआई है, मैं भी हूँ हमेशा साथ है, ठीक है। तबियत संभालो, ख्याल रखो, मिलते हैं।